परिचय। इस गहरे व्याख्यान में रामदास मानव इनकारनेशन की जटिल यात्रा का पता लगाते हैं, हमारी आध्यात्मिक शून्यता और हमारी भौतिक रियलिटी के बीच के पैराडॉक्स को संतुलित करते हैं। रामदास हास्यपूर्ण तरीके से ईगो के साथ अपने संघर्षों पर विचार करते हैं, जिसे रामदास समबडीनेस के एक प्रतिबंधक सूट के रूप में वर्णित करते हैं। अपने गुरु के साथ भारत में बिताए समय से लेकर रोजमर्रा की मुलाकातों तक के व्यक्तिगत किस्सों के माध्यम से रामदास बताते हैं कि हम एक ऐसा हार्ट माइंड कैसे विकसित कर सकते हैं जो दुनिया के भारी दुख के बीच भी खुला रहे। रामदास हमें अपने मानवीय एक्सपीरियंसेस को बाधाओं के रूप में नहीं, बल्कि सोल के जागरण के लिए परफेक्ट करिकुलम के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमें अपनी दिव्यता और अपनी इंसानियत दोनों को अपनाने का आग्रह करते हैं। अंततः रामदास सिखाते हैं कि सच्ची आजादी यूनिवर्स को बिना किसी शर्त के प्यार करने और इस पल की समृद्धि में पूरी तरह से वर्तमान रहने में निहित है। सेक्शन ईगो का इल्यूजन और अवेकनिंग। परिचय। रामदास उस चीज के बारे में बोलने की कोशिश करने के अंतर्निहित विरोधाभास को उजागर करते हुए शुरुआत करते हैं, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सब्जेक्टिव सच की ओर इशारा करने के लिए शब्दों पर निर्भर करते हैं। रामदास अपने शुरुआती जीवन को समबडी ट्रेनिंग की एक प्रक्रिया के रूप में वर्णित करते हैं, जहां रामदास ने सामाजिक उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सावधानी पूर्वक एक ईगो का ढांचा तैयार किया। पर्सनालिटी का यह बेमेल सूट गहरे अकेलेपन का कारण बना, जिसका इलाज रामदास ने शुरुआत में पारंपरिक साइकाइट्री के माध्यम से करने की कोशिश की, इससे पहले कि एक केमिकल अवेकनिंग ने रियलिटी के उनके पूर्व कल्पित मॉडल्स को चकनाचूर कर दिया। सेक्शन समबडीनेस का सूट। परिचय। शुरुआती जीवन की यात्रा अक्सर बाहरी मॉडल्स और उम्मीदों के अनुरूप होने के दर्दनाक प्रयास से परिभाषित होती है। रामदास हास्यपूर्ण तरीके से अपनी सावधानी पूर्वक घड़ी गई पर्सनैलिटी की तुलना एक ऐसे असुविधाजनक सूट से करते हैं जिसकी समाज ने तो तारीफ की, लेकिन जिसने रामदास को अंदर से दुखी और न्यूरोटिक महसूस कराया। रामदास कहते हैं, हर शाम जब मैं बोलने के लिए बाहर आता हूं तो मुझे हमेशा ताओ ते चिंग की वह पंक्ति याद आती है जो कहती है, जो बोलता है वह नहीं जानता और जो जानता है वह नहीं बोलता। और मैं अपनी इस स्थिति के बिल्कुल बिजार ह्यूमर को देखता हूं और मुझे एहसास होता है कि मुझे वे दोनों ही बनना है। मुझे अपने अंदर का वह हिस्सा बनना है जो बोल नहीं रहा है लेकिन जानता है, और अपने अंदर का वह हिस्सा भी जो बोल रहा है लेकिन वास्तव में नहीं जानता, और उम्मीद है कि वे आपस में कनेक्टेड हैं। और अगर आप इस संभावना के लिए खुले हैं तो इन शब्दों को केवल अपने माइंड को शांत करने दें और आइए हम उस दूसरे लेवल पर मिलें जहां हम शब्दों के बीच के मौन में मिलते हैं, क्योंकि हम यहां उस चीज के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए हैं जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तार्किक विश्लेषण करने वाला माइंड, ये इंटेलेक्ट, केवल ऑब्जेक्ट्स को जानता है। यह केवल उसी को जानता जिसके बारे में यह सोच सकता है। और हम यहाँ जिन चीजों के बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं वे वास्तव में दिल के मामले हैं जिन्हें सब्जेक्टिवली जाना जाता है, ऑब्जेक्टिवली नहीं, और वे हमेशा सोचने वाले माइंड की आंखों से छिपे रहते हैं। और फिर भी मेरा काम शब्दों का ही है, इसलिए हमें शब्दों को बहुत हल्के में लेना होगा। एक बहुत ही महान रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी हैं। उन्होंने कहा था, मैं एक मूर्तिकार हूं, फॉर्म को आकार देने वाला। हर पल मैं एक मूर्ति गढ़ता हूं, लेकिन फिर आपके सामने मैं उन्हें पिघला देता हूं। मैं 100 फॉर्म्स को जगा सकता हूं और उन्हें स्पिरिट के साथ मिला सकता हूं, लेकिन जब मैं आपके चेहरे को देखता हूं तो मैं उन्हें आग में फेंक देना चाहता हूं। यहां आपका मतलब वह प्रियतम या हमारे अंदर का वह उच्च हिस्सा है, क्योंकि हमारा माइंड लगातार रियलिटी बनाता रहता है। हम लगातार अपने मॉडल्स बनाते रहते हैं। हम दुनिया के बारे में उम्मीदें बनाते रहते हैं। हम मिट्टी के इन्फॉर्म्स को बनाते हैं और हम उनमें जान फूंकने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस पल आप सीधे इन्फॉर्म्स की आंखों में देखते हैं, वे सब आपकी आंखों के सामने
पिघलते हुए नजर आते हैं और आप निशब्द या भावपूर्ण रह जाते हैं। आप इसे जिस भी तरह से देखना चाहें। अब आप में से ज्यादातर लोगों की तरह जब मैं पैदा हुआ था, तो मैं उस चीज में चला गया जिसे समबड़ी बनने की ट्रेनिंग कहा जा सकता है। यानी मेरे माता पिता समबड़ी थे और वे मुझे भी समबड़ी बनाने में लग गए और इसे ईगो के ढांचे का विकास कहा जाता है। और मैंने एक समबड़ीनेस विकसित कर ली। मुझे पता था कि मैं कौन था, या मुझे लगता था कि मैं कौन था। मैंने मॉडल्स और विचारों के फॉर्म्स का एक समूह विकसित किया जिसने यह तय किया कि मुझे क्या लगता था कि मैं कौन हूं और बाकी सब कौन हैं और यह सब कैसा है। और मैंने उस पर बहुत कड़ी मेहनत की और मैं इतना बड़ा समबड़ी बन गया कि हर कोई मेरे पास आकर कहता, आप वास्तव में समबड़ी हैं। और आप जानते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की आंखों में देखते रहते हैं जो जितने बड़े समबड़ी होते हैं, आप उनकी आंखों में उतना ही यह जानने के लिए देखते हैं कि क्या आप सच में समबड़ी हैं। आप समझे? इसलिए मैं सबसे बड़े समबड़ी की आंखों में देखता और पूछता, क्या मैं समबड़ी हूं? और वे कहते, आप सच में समबड़ी हैं। अब इस समबड़ीनेस के साथ परेशानी यह थी कि इसे बाहर से अंदर की तरफ विकसित किया गया था। मुझे अपने माता पिता, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति के माध्यम से खुद के बारे में एक खास तरीके से सोचने की ट्रेनिंग दी गई थी और दूसरे इंसानों के माइंड से यह तसल्ली पाने की कि मैं इसे सही कर रहा हूं। समस्या यह थी कि अंदर से यह अच्छा महसूस नहीं होता था। ये ऐसा था जैसे मैंने कोई ऐसा कपड़ा पहना हुआ था जो सही से फिट नहीं हो रहा था और मैं खुद को उसमें फिट करने की कोशिश कर रहा था। इसलिए मैं अपने शरीर को सिकोड़ लेता था ताकि वह पूरी तरह से फिट हो जाए, ताकि मैं वह समबड़ी बन सकूं जो हर कोई मुझे बनाना चाहता था। और मैं दर्द में होता था और लोग मेरे पास आकर कहते, क्या शानदार सूट है, कितना खूबसूरत कपड़ा है। इसलिए मैंने तय किया कि अगर हर कोई कहता है कि आप सच में समबड़ी हैं, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि अगर उन सबको लगता है कि मुझे बहुत खुश होना चाहिए और मैं बहुत खुश नहीं था, तो इसका मतलब है कि मैं बीमार हूं। ये एक रीजनेबल निष्कर्ष लगता है। इसलिए मैं एक साइकाइट्रिस्ट के पास गया और एक छोटी सी फीस के बदले उसने मुझे अपना सूट पहनना सिखाने की पेशकश की, जो एक अलग तरीके से उतना ही अनकंफर्टेबल था, लेकिन यह उस सूट से भी बड़ा समबड़ी था जो मैंने पहना हुआ था। यह उस समय एक डबल समबड़ी की तरह था। इसलिए मैंने उसे पहन लिया और एक बार जब मैंने उसका सूट पहन लिया, क्योंकि वह एक फ्रॉइडियन था, तो मुझे अब लोग दिखाई नहीं देते थे। मुझे केवल विकास की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दिखाई देती थी। मुझे लेट एनल रिटेंटिव्स और अर्ली ओरल इनकॉर्पोरेटिव्स दिखाई देते थे। और मुझे लगता है कि उस मोड़ पर मैंने उस तरह की परेशानी के साथ समझौता कर लिया होता, यह मानकर कि बाकी सब भी मेरी तरह ही परेशान थे, या फिर यह कि मैं इतना पैथोलॉजिकल, इतना न्यूरोटिक था कि मेरे खुश होने की कोई संभावना नहीं थी और मुझे बस इसे अपनी पूरी क्षमता से जीना चाहिए और समबड़ी होने के लिए समाज द्वारा दिए गए सभी इनाम बटोरने चाहिए। सेक्शन शरीर से बचना और आध्यात्मिक जाल परिचय। शुरुआती आध्यात्मिक अवेकनिंग्स का एक्सपीरियंस करने के बाद अक्सर भौतिक शरीर और सांसारिक जीवन को पूरी तरह से नकारने की प्रवृत्ति होती है। रामदास दुनिया भर में कठोर अनुशासनों का अभ्यास करने के वर्षों का विस्तार से वर्णन करते हैं। अपने ईगो को स्थायी रूप से त्यागने और खुद को अपनी न्यूरोसिस से अलग करने का प्रयास करते हैं। केवल खुद को एक नया आध्यात्मिक रूप से अलग थलग सूट पहने हुए पाते हैं। रामदास कहते हैं, तो जब वह पल आया जब मैंने उस सूट को उतारा, जब मैंने, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं, कि ईगो के पार चला गया या खुद से बाहर निकल गया, जो मेरे मामले में केमिकली हुआ, उस पल मेरे अंदर कई तरह की अवेकनिंग्स हुई। एक तो यह थी कि मेरे अंदर जो भी इशारे थे कि मैं बीमार था, वे सही नहीं थे। मैंने उन्हें सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया था। वे केवल मुझे यह बता रहे थे कि मैं अपने सबसे गहरे सेल्फ के प्रति सच्चा नहीं था। और जब मैं बाहर निकला, तो मुझे अचानक घर जैसा,
कंफर्टेबल महसूस हुआ, मुझे शांति महसूस हुई, मुझे करुणा महसूस हुई, मुझे अपने आसपास की दुनिया से जुड़ाव महसूस हुआ। ये वो भावनाएं थीं जिनके बारे में मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं इस जीवन में महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे हमेशा पराया, सेल्फ कॉन्शियस और थोड़ा अलग-थलग महसूस होता था। क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से अपने सोचने वाले माइंड में होते हैं, चूंकि आपका माइंड किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ता है, तो आप हमेशा उस जगह से एक विचार दूर होते हैं जहां जीवन है। आप हमेशा इसके बारे में सोच रहे होते हैं, इसलिए आप हमेशा बस एक विचार की दूरी पर होते हैं। यह अकेलेपन का वह एहसास है जो जीवन को जीने के बजाय जीवन के बारे में सोचने से आता है। खैर, 2 घंटे बाद जब उस केमिकल का असर खत्म हो गया, तो मुझे बहुत निराशा हुई। मैं फिर से उस सूट में वापस चला गया और फिर मैंने अगले कई साल भारत, जापान आदि में सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से केमिकली और स्पिरिट के जरिए उस सूट से छुटकारा पाने की कोशिश में बिताए। और ऐसे भी पल आए जब मैं भारत के किसी मंदिर में होता था, जहां मैं लंबे उपवास कर रहा होता था, जहां मैं ध्यान की प्रैक्टिसेस कर रहा होता था, जहां मैं बहुत अधिक मंत्र जाप कर रहा होता था। तब मैं खुद को कॉन्शियसनेस की उन बदली हुई स्टेट्स में पाता था जिनके बारे में विलियम जेम्स ने बात की थी, जो सभी के लिए उपलब्ध हैं। हालांकि जैसा कि उन्होंने बताया था, ज्यादातर लोग उनसे कभी नहीं मिलते, लेकिन फिर उन्होंने कहा, जरूरी स्टिमुलस लागू करें और वे वहां अपनी संपूर्णता में मौजूद हैं। और मैंने पाया कि इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से मैं कॉन्शियसनेस की इन बदली हुई स्टेट्स में आ सकता था और मैं दुनिया को देखता और मैं देखता कि हम सभी भाई बहन हैं। या अगर मैं थोड़ा और आगे किसी दूसरी बदली हुई स्टेट में जाता, तो मैं देखता कि हम में से केवल एक ही है, केवल एक अवेयरनेस है जो इन सभी अलग अलग फॉर्म्स में प्रकट होती रहती है। और मैं इतना स्पष्ट और इतना शांत और इतना प्यार करने वाला और इतना वर्तमान में आ जाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं बुद्ध के शुद्ध माइंड और ईसा मसीह के हृदय का मिश्रण हूं। मैं वास्तव में उस दुनिया में था और मेरी आंखों से रोशनी बरस रही थी और मैं पूरी तरह से उससे भरा हुआ था, जिसे शक्ति कहा जाता है। और मैं बस और फिर मैं वापस संयुक्त राज्य अमेरिका आता और मैं अपने परिवार से मिलने जाता और मेरे पिता बस एक साधारण सी बात कहते, जैसे, क्या तुम्हारे पास कोई नौकरी है? और मैं धड़ाम से नीचे गिर जाता और मैं कहता, घर जाना मुझे डाउन कर देता है। उन दिनों यही एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता था, ब्रिंग्स मी डाउन। और मेरे पास उन चीजों की एक पूरी सूची होने लगी जो मुझे डाउन कर देती थी। शहर मुझे डाउन कर देते थे, रोजी रोटी कमाना मुझे डाउन कर देता था, राजनीति मुझे डाउन कर देती थी। और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैंने एक और तरह का सूट पहना हुआ था। यह था, मैं आश्चर्यजनक रूप से हाई हूं, मेरे करीब मत आओ। आप जानते हैं, ये उस तरह की बात थी कि मैं बहुत आध्यात्मिक हूं, बस दूर रहो, क्योंकि मुझे अपना हाई बनाए रखना है, या अपनी बदली हुई स्टेट को बनाए रखना है, या उस आध्यात्मिक जुड़ाव को बनाए रखना है। इसमें कुछ गलत लग रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या था। और मुझे इसमें कई साल लग गए, क्योंकि मेरे आसपास के सभी लोग और दुनिया की ज्यादातर आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस आपको ड्यूअलिज्म के जाल से बचने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई थी, ताकि आपको अपने उस सेपरेटनेस से बचने में मदद मिल सके जिसमें आपने जन्म लिया था, ताकि आप अपनी अवेयरनेस को अपनी खुद की सेपरेटनेस के साथ आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकाल सकें। चाहे वह प्रार्थना से हो, मेडिटेशन से हो, उपवास से हो, या कई तीर्थ यात्राओं से हो, तकनीकें जो भी हों, वे विशेष रूप से आपकी सेपरेटनेस के साथ आपकी आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकालने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई थी। और मैंने जो देखा वह यही था कि मेरा शरीर था। मेरा मतलब है कि अगर मैं उदाहरण के लिए इस पैर को देखूं, तो यह एक 55 56 साल पुराना सड़ता हुआ पैर है। यह एक पुराने पेड़ के तने की तरह है जो आपको जंगलों में मिल सकता है, और यह प्रकृति के नियमों के अनुसार सड़ रहा है। ऐसा लगता है कि यह बहुत खूबसूरती से हो रहा है। यह एक सड़ते हुए पैर के रूप में
सौंदर्य की दृष्टि से काफी उत्कृष्ट है। अगर मैं अपने हाथ को देखूं, तो मुझे दिखाई देता है कि अब इसमें नसें हैं और झुर्रियां और हड्डियां हैं, और यह सच में मेरे पिता के पुराने हाथ जैसा दिखने लगा है। अब वे 79 साल के हैं, और मैं खुद को अपने पिता के पुराने हाथ में ढलते हुए महसूस कर सकता हूं। अब अगर मुझे लगता कि यह मेरा हाथ है, तो मैं घबरा जाता। लेकिन मैं देखता हूं कि यह सिर्फ प्रकृति का एक हिस्सा है। यह सिर्फ एक घटना है कि यह आइडेंटिफिकेशन, मेरा मतलब है कि मेरे सिर पर ये धब्बे हैं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में वे पोर्सेलाना नाम की कोई चीज बेचते हैं, जिसे आप लगाते हैं, जिससे धब्बे गायब हो जाते हैं। और विज्ञापन कहता है, वे इन्हें उम्र बढ़ने के धब्बे कहते हैं। मैं इन्हें बदसूरत कहता हूं। लेकिन मैंने देखा कि जैसे जैसे मेरा आध्यात्मिक काम आगे बढ़ा, और मैंने पूरी तरह से अपने शरीर के साथ कम से कम आइडेंटिफिकेशन की, तो मैं कह सका, वे इन्हें बदसूरत कहते हैं। मैं उन्हें उम्र बढ़ने के धब्बे कहता हूं, कि वे बस प्रकृति की खूबसूरत घटनाएं थीं, जिनमें मैं अब उतना फंसा नहीं था, जिसे आप ईगो से जोड़ा होना या उसमें इन्वेस्टेड होना कह सकते हैं। और मैंने देखा कि ज्यादातर प्रैक्टिसेस का मतलब यह था कि मेरा शरीर धीरे धीरे और मिठास के साथ सड़ रहा था, लेकिन यह अभी भी सड़ रहा था। और निश्चित रूप से इसमें इन्वेस्ट करना वैसा ही था जैसा ईसा मसीह ने कहा था, अपना खजाना वहां इकट्ठा करना जहां कीड़े और जंग उसे खराब कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। तो यह मेरी पर्सनैलिटी थी। मेरा मतलब है कि मूल रूप से मेरी एक काफी न्यूरोटिक पर्सनैलिटी थी। और यह सोचने पर बड़ा दिलचस्प लगता है कि उन सभी वर्षों में जब मैं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में साइकोलॉजी का प्रोफेसर था, उन सभी वर्षों में जब मैं एनालिसिस में था, मैंने जो भी ड्रग्स लीं, जो भी योग मैंने पढ़ा, जिन भी आध्यात्मिक शिक्षकों के चरणों में मैं बैठा, जो भी मेडिटेशन मैंने किया, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी एक भी न्यूरोसिस से छुटकारा पाया है। एक से भी नहीं। हालांकि जो बदला है, वह यह है कि पहले वे बहुत बड़ी चीजें हुआ करती थीं, कि वे बहुत डरावनी थीं, और वे मुझ पर हावी हो जाती थीं। मेरी सभी सेक्सुअल परवर्सिटीज और डर और असुरक्षाएं मुझ पर हावी हो जाती थीं। और अब वे छोटे शमूस की तरह हैं, या वे छोटे जीवों की तरह हैं। वे एक तरह के छोटे दोस्ताना जीव हैं, और मैं उन्हें चाय पर आमंत्रित करता हूं, और वे अभी भी आसपास हैं। वे सब वही हैं। ओह नमस्ते सेक्सुअल परवर्सिटी, अंदर आओ और चाय पियो। बजाय इसके कि मैं उनमें इतना फंस जाऊं, बजाय इसके कि मैं खुद को इतना गंभीरता से लूं, बजाय इसके कि मैं अपनी पर्सनैलिटी को इतना गंभीरता से लूं, और मैं इसे कालीन के नीचे नहीं छिपाता, मैं इसे स्वीकार करता हूं। बस अब इसका मुझ पर वह अधिकार नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि समय के साथ मेरी आइडेंटिटी का एक और हिस्सा विकसित हो गया है। लेकिन खैर, उस दौरान, उन शुरुआती वर्षों में, क्योंकि एक निवेशक के नजरिए से मेरा शरीर निश्चित रूप से एक अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं था, और क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी में बहुत अधिक न्यूरोसिस था, तो मैं जो करना चाहता था, जैसा कि कई लोगों ने किया, वह यह था कि जल्द से जल्द इस सब से छुटकारा पा लूं और स्वर्ग चला जाऊं, या ला ला लैंड में रहूं, या आप उसे जो भी कहना चाहें। मैं शांति और बिना शरीर वाले आनंद में रहना चाहता था, और मैं इन चीजों को दूर धकेलना चाहता था। और इसलिए लंबे समय तक मैंने सन्यास का रास्ता आजमाया, जो यह है कि अगर आप लंबे समय तक इस सब से इनकार करते हैं, तो यह चला जाएगा। अब वह कुछ लोगों के लिए एक रास्ता है, क्योंकि जो आंखों से दूर होता है, वह माइंड से भी दूर हो जाता है। मेरे लिए यह मुझे उस स्थिति में ले गया जिसे हॉर्नी सेलिब्रेट सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। मुझे लगता है कि यह एक तरह का, मैं व्यस्त था। ये उस इंसान की तरह है जिसने सिगरेट छोड़ दी हो। आप जानते हैं, मैंने 3 साल 2 महीने और 22 मिनट से धूम्रपान नहीं किया है। बात यह है कि वे धूम्रपान न करने से ही मर सकते हैं। आप जानते हैं, क्योंकि वे धूम्रपान न करने में इतने व्यस्त हैं। सेक्शन, इंसानियत को अपनाना और रियलिटी के प्लेन्स परिचय। केवल इनकारनेशन से बचने की इच्छा से आगे बढ़ते हुए फोकस आध्यात्मिक अवेयरनेस को
मानवीय एक्सपीरियंस के साथ एकीकृत करने की ओर जाता है। इमैनुअल नाम की एक डिसएम्बॉडीड एंटिटी की बुद्धिमत्ता के माध्यम से रामदास सीखते हैं कि पृथ्वी का अस्तित्व एक आवश्यक स्कूल है और आज़ादी इंसानियत के बावजूद नहीं, बल्कि इंसानियत के माध्यम से पाई जाती है। यह सेक्शन कॉन्शियसनेस के कई प्लेन्स पर एक साथ जीने के पैराडॉक्स की पड़ताल करता है, हमारे मतभेदों के इल्यूजन को पहचानता है, जबकि अपनी सांसारिक रोल्स को बेदाग तरीके से निभाता है। सेक्शन सोल का करिकुलम परिचय। अपरंपरागत मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए रामदास को पता चलता है कि मानवीय स्थिति को नकारते हुए पूरी तरह से डिवाइन बनने की कोशिश करना दृष्टिकोण में एक गलती है। इनकार्नेशन की असली चुनौती पृथ्वी पर जीवन को विशेष रूप से सोल की मुक्ति के लिए डिजाइन किए गए एक कठोर करिकुलम के रूप में स्वीकार करना है। रामदास कहते हैं, अंततः मुझे एहसास हुआ कि मैं आंशिक रूप से गलत दिशा में जा रहा था। सच है, इनकार्नेट्स के रूप में हमारा शुरुआती काम उस इल्यूजन से जागना है कि हमारी आइडेंटिटी इस इनकार्नेशन के साथ है। यह सच है, और अगर आप चाहें तो उससे जागना, लेकिन पता चलता है कि वह सफर का केवल आधा हिस्सा है। और दूसरा आधा हिस्सा मैंने पिछले साल जब मैं यहाँ ब्रिस्टल में था तब इसके बारे में कुछ बात की थी। इसमें से बहुत कुछ एक रिव्यू है। मैं बस हम सभी को एक साथ लाना चाहता था, उन लोगों के लिए जो पहली बार नए आए हैं। इमैनुअल नाम के मेरे एक दोस्त ने मेरी बहुत मदद की। इमैनुअल एक डिसएम्बॉडीड बीइंग है जो पैट रोडगेस्ट नाम की एक महिला के माध्यम से बोलता है। अब अमेरिका में, मुझे नहीं पता कि यहाँ, लेकिन अमेरिका में मुझे लगता है कि आपके पास ये कई वर्षों से है। लेकिन डिसएम्बॉडीड बीइंग्स अमेरिका में बहुत वोग में हैं। या तो वे अमेरिका में उतर आए हैं, या अमेरिका उनके प्रति अधिक पागलों की तरह रिसेप्टिव है, या आप इन सब चीजों के बारे बारे में बहुत अधिक सोफिस्टिकेटेड हैं। मैं इतना जानता हूं। इसीलिए, लेकिन मुझे शर्मिंदगी होती है, लेकिन यह सब हमारे लिए नया है, और जो कुछ भी है इन दिनों हर किसी के पास एक है। और ये, और मुझे जो चेतावनी देनी है, मुझे आपको चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्शकों को चेतावनी देनी पड़ती है कि सभी डिसएम्बॉडीड बीइंग्स बुद्धिमान नहीं होते, कि ऐसे कई बीइंग्स हैं जो वास्तव में इस प्लेन पर बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे थे, और फिर वे मर जाते हैं, और फिर वे वापस संदेश भेजने का फैसला करते हैं, और उनके पास कोई शरीर न होने के कारण उनके पास उससे अधिक बुद्धिमत्ता नहीं होती जितनी उनके पास तब थी जब उनका एक शरीर था। और इसलिए वे आपको कैन ट्यूना खरीदने और द्वीपों पर जाने या ऐसा ही कुछ करने के लिए कहते हैं, और आपको इसे बहुत हल्के में लेना चाहिए और अपने इंट्यूटिव दिल पर भरोसा करना चाहिए। आप बस हर डिसएम्बॉडीड बीइंग पर विश्वास नहीं कर सकते और उन्हें अपना। लेकिन ये इमैनुअल मुझे पसंद है क्योंकि वह मेरी बात से सहमत है, और जब मैं, वह बहुत चार्मिंग है, वह बहुत लाइट है। जब मैंने उससे पूछा, इमैनुअल, उदाहरण के लिए मैं मरने वालों के साथ काम करता हूं और मैं कहता हूं मुझे लोगों को मरने के बारे में क्या बताना चाहिए, और उसने कहा, रामदास, उन्हें बताओ, लोगों को बताओ कि मरना बिल्कुल सुरक्षित है, जो कि बस एक शानदार वन लाइनर है। मुझे लगता है कि यह, उसने कहा, यह एक तंग झूठा उतारने जैसा है। तो कौन किसी की इस तरह की लाइटनेस पर भरोसा नहीं करेगा? इसलिए मैंने इमैनुअल से पूछा, मैं यहां पृथ्वी पर क्या कर रहा हूं? यह गलती किसने की? मेरा मतलब है, मैं क्या हूं? मैं यहां क्यों हूं? और उसने कहा, रामदास, उसने कहा, आप स्कूल में हैं। आप करिकुलम लेने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप इंसान बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? आपने देखा, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। आप समझे? क्योंकि मैं डिवाइन बनने की कोशिश में व्यस्त था, और मुझे लगता था कि अगर किसी तरह मैंने यह सब काफी परफेक्शन के साथ किया, मैंने काफी लंबे समय तक उपवास किया, मैंने काफी कड़ी प्रार्थना की, तो मेरी इंसानियत की वह एक प्रकार की गलती गायब हो जाएगी और मैं डिवाइन बन जाऊंगा। और उसने जो कहा वह यह था, आपकी आजादी आपकी इंसानियत के माध्यम से है, इसके बावजूद नहीं। सेक्शन कॉस्मिक गिगल और फॉर्म में जीना परिचय। सभी फॉर्म्स की सापेक्षता को पहचानने से
एक इंसान को पर्सनल आइडेंटिटी के भारी ड्रामा से पीछे हटने की अनुमति मिलती है। रामदास कॉस्मिक गिगल की अवधारणा और कंट्रोल्ड फॉली की आवश्यकता को पेश करते हैं। जीवन के खेलों में पूरी तरह से भाग लेना बिना उनकी पूर्ण रियलिटी के इल्यूजन में फंसे। रामदास कहते हैं, और मैं रहस्यवादी परंपराओं की सभी पंक्तियों को सुनने लगा। उदाहरण के लिए, यह पंक्ति खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, जो कहती है कि जीवन के इस सभी काम का इनकार्नेशन का उद्देश्य हाई होना नहीं है। इसका उद्देश्य आजाद होना है। और आजाद होने का मतलब है कि आप कहीं खड़े नहीं होते। इसका मतलब है कि आप स्वर्ग में खड़े होकर पृथ्वी को नहीं देखते, और आप पृथ्वी पर खड़े होकर स्वर्ग को नहीं देखते। आप कहीं खड़े नहीं होते, या इसके विपरीत आप हर जगह खड़े होते हैं, और आपकी अवेयरनेस किसी भी टाइम और स्पेस के केंद्र से मुक्त हो जाती है, चाहे वह शारीरिक या एस्ट्रल या कॉजल प्लेन हो या कोई भी प्लेन हो। एक बार जब मैं यह समझ गया कि मेरी यात्रा केवल अपने शरीर और अपनी पर्सनैलिटी और यहां तक कि अपनी एस्ट्रल आइडेंटिटी, अपने एरीज होने के गुण या अपनी पौराणिक या आर्किटाइपल आइडेंटिटीज को दूर धकेलना नहीं था, ये सभी मेरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का हिस्सा हैं। क्योंकि ये सभी शरीर, पर्सनैलिटी, ज्योतिष, ये सभी उदाहरण के लिए झुंग की आर्किटाइपल चीजें हैं। ये सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मैट्रिक्स हैं, जिनके द्वारा हम अपने में से एक को दूसरे से अलग कर सकते हैं। और हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को लेकर इतने आकर्षित हो जाते हैं। हम ग्राउंड पर फोकस नहीं करते, क्योंकि हम फिगर के साथ इतने आकर्षित होते हैं। ग्राउंड वह तरीका है जिससे हम अलग नहीं हैं, वह तरीका जिससे हम सभी समान हैं। यदि उदाहरण के लिए, यदि मैं आपको देखूं, तो यह पिछले वर्ष की समीक्षा का अंतिम हिस्सा है। यदि मैं आपको देखूं और हम एक लेवल पर देखें, आप देखते हैं। यदि आप मुझे देखते हैं, तो आप एक शरीर देखते हैं। 56 साल का एक आकर्षक सज्जन। यदि आप मेरी पर्सनैलिटी की ओर मुड़ते हैं, तो आप एक सुखद दिखने वाले व्यक्ति को देखते हैं, एक हल्का मैनिक डिप्रेसिव। यदि आप दूसरे लेवल पर देखते हैं, तो आप एक एरीज को देखते हैं। यदि आप दूसरे लेवल पर देखते हैं और हम एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, तो यह बहुत कुछ उन बीइंग्स की तरह है। वे इंसान जो चंद्रमा पर गए थे और उन्होंने वे स्पेस सूट्स पहने थे और उनमें छोटी खिड़कियां थीं। यह ऐसा है जैसे आप आते हैं और आप खिड़की में देखते हैं और आप कहते हैं, क्या आप वहां अंदर हैं? मैं यहां अंदर हूं। आप उसमें कैसे घुसे? देखिए, और जब आप किसी दूसरे इंसान को उसकी आंखों से देखते हैं, तो यही कारण है कि आंखों को सोल की खिड़कियां कहा जाता है। आप सभी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पर्दे के पार देखते हैं, और आप वहां बिल्कुल अपने जैसा एक और एंटिटी देखते हैं, जो बस आपको वापस देख रहा होता है। और आप देखते हैं कि एंटिटी को अलग तरह से पैकेज किया गया है, और क्योंकि इसकी पैकेजिंग अलग है, ये आपके मुकाबले पूरी तरह से अलग यूनिवर्स में रह रहा है, या आपके मुकाबले अपेक्षाकृत रूप से एक अलग यूनिवर्स में रह रहा है। अब अगर आप कॉन्शियसनेस की अपनी बदली हुई स्टेट में एक कदम और आगे जाते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां केवल एक ही है जो खुद को देख रहा है। खुद को देख रहा है। केवल एक अवेयरनेस है जो इन कई फॉर्म्स में होने का गेम खेल रही है। और आप केवल एक दर्शक प्रतीत हो रहे हैं, और मैं केवल एक वक्ता प्रतीत हो रहा हूं। और हम खुद से ही बात कर रहे हैं। और बौद्धों को खुश रखने के लिए यदि आप एक बार और बदलते हैं, तो यह सब गायब हो जाता है, जो कि वही है, बस दूसरा पहलू है। अब एक बार जब आप इन प्लेन्स को विकसित करना शुरू कर देते हैं, ये महसूस करते हुए कि आप कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। एक बार जब मैंने बाहर निकलने का अपना रास्ता खोज लिया था, तो मुझे वापस अंदर जाने का अपना रास्ता खोजना पड़ा, और मुझे कहना पड़ा, मैं अपना जीवन इस तरह से कैसे जीऊंगा कि रियलिटी के इन सभी प्लेन्स को एकीकृत कर सकूं। आप अपना जीवन कैसे जीते हैं? उदाहरण के लिए, आप दुनिया को देखते हैं और आप कहते हैं, हम सब कॉन्शियसनेस के एक प्लेन पर एक हैं। अब आप इसे केवल इंटेलेक्चुअली नहीं कह रहे हैं। यदि आपने वास्तव में अपनी कॉन्शियसनेस को बदल दिया है, तो आप सभी चीजों की एकता का एक्सपीरियंस करते हैं।
लेकिन फिर आप अपने सेपरेटनेस में वापस आते हैं और आप कहते हैं, लेकिन यह मेरा टेलीविजन सेट है। या आप कहते हैं, जैसा कि सूफी इस्लाम में है, अल्लाह पर भरोसा रखें, लेकिन अपना ऊंट बांधें। देखिए, ये एक साथ मौजूद प्लेन्स हैं। ये रियलिटी के प्लेन्स हैं, जिनमें आपके जीने का तरीका पैराडॉक्सिकल लगता है। इसलिए तब मैंने अपने काम का जो हिस्सा देखा, वह यह था कि वह एक से, शून्यता से, निराकार से, एकता वाली स्टेट से, नॉन डुअलिस्टिक पहलू से अपने जुड़ाव को गहरा करने के लिए काम करता रहूं और दुनिया के भीतर भी काम करूं। लेकिन जैसा कि ईसा मसीह ने कहा था, दुनिया में रहो लेकिन दुनिया के मत बनो। इसलिए आप एक साथ इन सभी को एक ही समय पर कर रहे हैं, जो कि अब है। जैसे जैसे आप उसके अंदर उस शांति को विकसित करते हैं कि कहीं जाने के लिए नहीं है, वहां जाने के लिए कोई नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। एक बार जब आप देख लेते हैं कि ड्यूअलिस्टिक एक्सपीरियंसिंग के एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करने के सभी फॉर्म्स बस रिलेटिवली रियल हैं, तो यह आप पर उन सभी चीजों के अधिकार को ढीला कर देता है। वे आपको उतना मजबूर नहीं करती हैं। और पहली बार जब ऐसा होना शुरू होता है, तो आप थोड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि जीवन की अमीरी आपके लिए मर रही है। और आप इस कथन का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, जब तक आप मरते नहीं हैं, आपका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। आप अपने आसपास मृत्यु महसूस करने लगते हैं। आप उन चीजों का खालीपन महसूस करते हैं जो पहले आपके लिए बेहद सुखद थीं। और यह थोड़ा डिस्कंसर्टिंग है। और इस सफर पर निकले कुछ लोग कहना चाहेंगे, रुकिए, मुझे लगता है कि मैं वापस जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मैं इसका थोड़ा और मजा लेना चाहूंगा। मैं उस सुख, उन रशेस, उस रोमांटिक ड्रामा का थोड़ा और हिस्सा चाहूंगा। क्योंकि जब तक आप अपने सेपरेटनेस के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, आप उदाहरण के लिए रोमांटिक प्यार में शामिल होते हैं। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? क्या आप काफी प्यार करते हैं? क्या आप हमेशा मुझसे प्यार करेंगे? मेरा मतलब है, इसे ड्रामा के लिए, भावनात्मक तूफान के लिए असीमित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा मतलब है कि यह इन चीजों से इतना भरा हुआ है। लेकिन एक बार जब यह मरना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप इसके पीछे के एक स्पेस में आ जाते हैं। ये वही है जिसके बारे में सेंट जॉन सोल की अंधेरी रात में बात करते हैं। जब आप दुनिया के लिए मर चुके होते हैं और आप अभी तक पूरी तरह से दिव्यता में पैदा नहीं हुए हैं। और फिर अंततः जब आप वह बन जाते हैं जो एक लेखक हैं, कास्टानेडा, जिन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं। उसमें डॉन जुआन गुरु हैं, कॉर्डेरो, वे मेक्सिको की रहस्यवादी परंपराओं के बारे में लिखी गई हैं। और डॉन जुआन एक बेदाग योद्धा होने के बारे में सिखाते हैं। और वे कहते हैं कि आप कंट्रोल्ड फॉली के साथ जीना सीखते हैं। आप बहुत जोर लगाते हैं और आप ऐसा दिखावा करते हैं कि यह मायने रखता है, भले ही आप जानते हों कि ऐसा नहीं है। और यही वह बात है जो ज्यादातर लोगों के लिए बहुत असहज करने वाली होती है, क्योंकि बड़े होते समय उन्हें हमेशा यही बताया गया था कि यह मायने नहीं रखता। और अचानक यह मायने नहीं रखता और वे इसके परिणामों से शर्मिंदा और डरे हुए होते हैं। मैं हाल ही में हवाई में था और मैंने एक लेक्चर में बोलना शुरू किया। मैं खुद को बहुत दूर जाने से रोकने की कोशिश करता हूं, क्योंकि खैर मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उस चीज के बारे में बात करना शुरू किया जिसे कॉस्मिक गिगल कहा जाता है, जो मानवता की पूरी दुर्दशा का एक प्रकार का मजाक है। और मैं उस कॉस्मिक गिगल को दुख से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, जो एक दिलचस्प चुनौती है, क्योंकि दुख इतना असली और भारी लगता है और आप उस पर कैसे हंस सकते हैं। और अगले दिन मेरे बारे में छपे लेख के ऊपर अखबार की हेडलाइन थी, एक्स ड्रग गुरु कहता है कि जीवन एक कॉस्मिक गिगल है। और मैं रिपोर्टर या हेडलाइन लिखने वाले के माइंड को देख सकता था कि ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे मैं पवित्र चीजों का अपमान किए बिना ऐसा कर सकूं। पर्सनैलिटी की पवित्रता, जो ड्रामा को भयानक रूप से असली मानती है, और इसके पीछे खड़े होकर देखना, यह ऐसा है और वह वैसा है, और यह सब देखना बिना किसी फैसले के, बिना क्लिंगिंग के, बिना किसी नफरत के,
बिना खींचे या धकेले, बस इसे वैसे ही देखना जैसा यह है, बस इसके साथ वैसा ही रहना जैसा यह है। इसके लिए एक खास तरह के खालीपन की जरूरत होती है। और यह इस मायने में खालीपन नहीं है कि आप चीजों का एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, वे सभी एक्सपीरियंस की जा रही हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वे एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में हैं जहां वे बस पैदा होने वाली, मौजूद रहने वाली और गुजर जाने वाली घटनाएं बन जाती हैं। सेक्शन रोल्स को बेदाग तरीके से निभाना परिचय। सच्ची आजादी का मतलब रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें एक शांत, अनासक्त माइंड के साथ निभाना है। चाहे दर्शकों के साथ बातचीत करना हो, बैंक टेलर के साथ, या यहां तक कि अपने खुद के बच्चे के साथ, बातचीत के पर्दे के पीछे सोल टू सोल जुड़ते हुए विशिष्ट फॉर्म का सम्मान करना संभव है। रामदास कहते हैं, और मैंने जो देखा वह यह था कि उस बिंदु पर मेरा काम यह सीखना था कि मैं अपना जीवन बेदाग तरीके से कैसे जीऊं, अपने इनकारनेशन का पूरी तरह से सम्मान करूं, ताकि मैं फॉर्म के माध्यम से आजाद हो सकूं, न कि फॉर्म के बावजूद। हम में से ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम तभी आजाद होते हैं जब हम फॉर्म से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब तक आप एक इनकारनेशन में हैं, फॉर्म से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आप फॉर्म में हैं, तो सवाल यह है, क्या आप फॉर्म में आजाद हो सकते हैं? हम में से बहुतों के लिए हमें लगा था कि आजादी का मतलब काम न करना है। उदाहरण के लिए, आजादी का बाहरी आजादी से लेना देना था, इसका राजनीतिक प्रणालियों से लेना देना था, इसका अर्थशास्त्र से लेना देना था, इसका इस बात से लेना देना था कि आप अपना टाइम कैसे बिताते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी अमीर लोगों के आसपास रहे हैं, तो आप यह देखना शुरू करते हैं कि उस तरह की आजादी मुफ्त नहीं है, कि वे लोग अपने माइंड में उतने ही फंसे हुए हैं जितने कि वे लोग जिन्हें बहुत अधिक आर्थिक कठिनाइयां हैं। और जब हम असली आजादी की बात कर रहे होते हैं, तो हम विचार के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन से अवेयरनेस की आजादी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह सबसे गहरी आजादी है जिसके बारे में बुद्ध बात करते हैं। और इसलिए यह अभ्यास बन जाता है कि आप फॉर्म में कैसे जीते हैं, आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, और जो कुछ भी आप हर दिन करते हैं उसमें खोए बिना उसे कैसे करते हैं, ताकि आप इसमें हों लेकिन इसके न हों, ताकि इसमें सभी भावनाएं और एहसास और वह खेल हो, लेकिन उसमें खेल का गुण हो, या जैसा कि हरमन हेस्से इसके बारे में बात करते हैं, एक गेम या एक नृत्य के रूप में। इसके बारे में शिव की दुनिया में बात की जाती है, जीवन का नृत्य, खेल या नृत्य। और आप अपना जीवन इस तरह से कैसे जीते हैं कि यह नृत्य या खेल या एक मीठा आनंद हो, बजाय इसके कि यह सब बहुत भारी और गंभीर हो, और मैं बहुत महत्वपूर्ण हूं, और मैं जीऊं या मरूं, यह बहुत मायने रखता है। तो शुरुआत में आप छोटी छोटी चीजों को लेते हैं जिनमें आप एक तरह से अपनी कॉन्शियसनेस को बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कुछ समय के लिए मेडिटेशन में जाता हूं और मैं अंदर से बहुत शांत हो जाता हूं, और फिर मैं दुनिया में वापस आता हूं और कुछ सामने आता है और वह मुझे पकड़ता नहीं है। वह मेरी तरफ आता है और मैं उसे देखता हूं। जैसे लोगों के प्रोजेक्शंस दिलचस्प होते हैं। जब आपका माइंड शांत होता है, तो आप देखते हैं कि दूसरे माइंड कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे जब मैं लेक्चर देता हूं, जो मैं अक्सर करता हूं, तो आमतौर पर मैं सामने खड़ा होता हूं और लोगों को नमस्ते कहता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और चूंकि मेरे नजरिए से मैं एक किराए के रामदास की तरह हूं, मेरे अंदर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होने का बड़ा एहसास नहीं है। मैं बस एक फॉर्म हूं, मैं बस यहां हूं। इसीलिए मैं लोगों के प्रोजेक्शंस को महसूस कर सकता हूं, और मैं लगभग गिरगिट जैसा बन जाता हूं। और मैं वही बन जाता हूं जो वे प्रोजेक्ट करते हैं, जो वे उम्मीद करते हैं, चूंकि यह मेरे लिए मायने नहीं रखता। तो कोई आता है और कहता है, रामदास, और मैं कहता हूं, हाँ, ये ऐसा है जैसे आप महसूस कर सकते हैं। आप जवाब देते हैं, आप बस वही बन जाते हैं, क्योंकि ये मायने नहीं रखता। आप इसके पीछे बैठे हैं, आप ठीक यही हैं। और अक्सर आप किसी की आंखों में देखते हैं, एंड यहां तक कि जब हम इन छोटे प्रोजेक्टिव नृत्यों से गुजर रहे होते हैं,
तब भी हम नृत्य के पीछे एक दूसरे को पहचान रहे होते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये बहुत प्यारा लगता है। एक चेक कैश कराने के लिए बैंक टेलर के पास जाना अविश्वसनीय रूप से प्यारा होता है। और आप किसे देखते हैं? ये दिलचस्प है। अगर आप एक बैंक टेलर को देखते हैं, अगर आप चेक कैश कराने वाले हैं, तो आप एक बैंक टेलर को देखते हैं। अगर आप अपने वजूद में आराम कर रहे हैं और आप बस एक इंसान हैं जो संयोग से एक चेक कैश करा रहा है, तो आप एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जो संयोग से एक बैंक टेलर है। अब वह शायद नहीं हो, उन्हें लग सकता है कि वे एक बैंक टेलर हैं, और आपका काम आपको यह कहने का कोई नैतिक अधिकार या मौका भी नहीं है, अरे आओ भी। आप जानते हैं कि आप एक बैंक टेलर नहीं हैं, क्योंकि उनकी उंगली मदद बुलाने वाले उस छोटे से बटन की तरफ जाती है। अंदर जाइए, आप कहते हैं, ओह डिवाइन मदर। तो आपका बटन, आप मिटाए जाने वाले हैं। त्रुटि, सिस्टम में त्रुटि। मैंने ऐसा न करना अच्छी तरह सीख लिया है। आप जो कुछ भी देखते हैं वह सब नहीं कहते, लेकिन आपका माइंड और आपकी अवेयरनेस एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां अगर कोई और हवा के लिए ऊपर आना चाहे, तो आप में ऐसा कुछ नहीं है जो उन्हें फंसाए रखे। यही इसका रहस्य है। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें ऊपर आने के लिए मजबूर करते हैं, बल्कि आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आप किसी भी प्लेन में फंसे नहीं होते हैं। क्या आप बैंक टेलर, पुरुष, महिला, मददगार, मानवता के सेवक, साथी सोल को देख रहे हैं जिसने जन्म लिया है और संयोग से एक बैंक टेलर है? आप भगवान को भेष बदले हुए देखते हैं, भगवान को खेलते हुए देखते हैं। आप देखते हैं कि यह सब खाली है, ये सब सच है, ये सब अपेक्षाकृत रूप से रियल है, ये सब अपेक्षाकृत रूप से रियल है। और आप इन सभी के साथ एक साथ बैठे हैं और आप बस चेक कैश कर रहे हैं। और फिर वे वही होते हैं जो उन्हें होने की जरूरत होती है। और ये बहुत असाधारण है कि जैसे जैसे आप अपनी रोल्स में कम से कम फंसते हैं जिन्हें आप हर दिन निभा रहे होते हैं, आप सीखते हैं कि उन्हें बेदाग तरीके से कैसे निभाना है, और फिर भी अंदर से हमेशा शांत रहना है, बिल्कुल संभव और बिल्कुल वर्तमान में और बिल्कुल स्पष्ट रहना है। और आप हैरान रह जाते हैं कि कितने सारे लोग ठीक वहीं आपका उस तरह से उनके लिए मौजूद रहने का इंतजार कर रहे होते हैं। और यह कितना चौंकाने वाला होता है कि वे किन पैकेजेस में आते हैं, क्योंकि अक्सर आपको उम्मीद होती है कि उस पैकेज में आपको कोई कॉन्शियस इंसान नहीं मिलेगा। आपको कोई ऐसा मिलेगा जो अपनी रोल में बहुत गहरी नींद में सोया हुआ है, और उन्हें ठीक वहीं पाना एक बड़ा आश्चर्य होता है। जैसे आपका बच्चा, उदाहरण के लिए, क्योंकि लोग जब उनके बच्चे होते हैं तो वे माता पिता बनने में व्यस्त हो जाते हैं, और वे वास्तव में माता पिता के रूप में खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं। और आपके लिए उस पर्दे के पीछे देखना और यह देखना कि आपका बच्चा भी बिल्कुल आप ही की तरह एक और इंसान है, बस वह थोड़ा छोटा है। और इस प्लेन पर आपका एक जैविक काम और एक सामाजिक काम है, लेकिन इसमें खो मत जाइए। इसके ठीक पीछे मौजूद कॉन्शियसनेस में भी रहें, लेकिन इसे पूरा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें, अरे छोड़ो, तुम मेरे बच्चे नहीं हो। क्योंकि जैसे जैसे आप रियलिटी के अधिक से अधिक प्लेन्स को अनुमति देते हैं, ये बाकलावा की तरह हो जाता है। इसमें बस इतने सारे प्लेन्स हैं, चीजों के इतने सारे लेवल्स हैं। ये इतना मोटा है, ये इतना समृद्ध है, हर एक पल ही अपने आप में काफी है। अब एक और खूबी है, जैसा कि मैंने कहा, मैंने 25 साल बहुत मेहनत से डिवाइन और आध्यात्मिक बनने और आगे बढ़ने की कोशिश में बिताए हैं। करीब 1 साल पहले मैं हार्वर्ड के अपने एक पुराने सहयोगी से मिला, और लगभग 15 मिनट बाद उसने कहा, तुम्हें पता है डिक, तुम जरा भी नहीं बदले हो। क्योंकि देखने वाले की आंखों में हर इंसान अपने खुद के प्रोजेक्टिव सिस्टम्स देखता है। ताओ में एक कथन यह भी है जो कहता है, सच उन आंखों का इंतजार करता है जो लालसा से धुंधली नहीं हुई हैं। कि जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं तो आप केवल बाहरी बर्तन देखते हैं, आप केवल अपनी इच्छा के प्रोजेक्शंस देखते हैं। यदि आप बहुत भूखे हैं तो आप केवल वही देखते हैं जो खाने लायक है। एक बार मेरे एक गुरु ने एक लाइन कही थी, जब एक जेब कतरा किसी संत से मिलता है तो वह केवल उसकी जेबें देखता है,
यह वह स्थिति है जहां आप केवल अपनी इच्छाओं के प्रोजेक्शंस देखते हैं कि क्या उन्हें पूरा करेगा या निराश करेगा। इसीलिए जब आप अपने माइंड को शांत करते हैं, तभी आप अपनी इच्छाओं के साथ अपनी आइडेंटिफिकेशन से काफी हद तक मुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छाएं वहां नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे न्यूरोसिस वहां नहीं हैं। ये सब वहां मौजूद है। बात सिर्फ इतनी है कि अब आप उनके साथ आइडेंटिफाइड नहीं हैं। आपकी अवेयरनेस, जब मैं आपके बारे में बात करता हूं, तो मेरा मतलब आपकी अवेयरनेस से होता है। आपकी अवेयरनेस इससे बाहर आ गई है ताकि यह इसमें हो, लेकिन इसकी न हो। यह इसका सम्मान करती है, यह इसे एक्सपीरियंस करती है, यह इसे स्वीकार करती है, लेकिन यह आइडेंटिफिकेशन में खो नहीं जाती। उदाहरण के लिए, जब मैं अपने शरीर के साथ आइडेंटिफाइड था, तो मैं गंजा न होने में व्यस्त था। वह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और मेरे पास बालों की एक लंबी लट थी, जिसे मैं इस तरह पहनता था। और मुझे हमेशा पता होता था कि हवा किस दिशा में बह रही है। मैं हमेशा इस तरह रहता था। और अब इसका वास्तव में कोई परिणाम नहीं है। और मुझे यह उम्मीद नहीं है कि जितना अधिक एनलाइटेंड मैं होऊंगा, उतने ही अधिक बाल मेरे उगेंगे। ये अभी भी वहीं रहेगा और मैं अभी भी गंजा रहूंगा। लेकिन अब यह स्टाइल है। एक चीज, एक समस्या की बजाय यह स्टाइलिस्टिक है। मेरी न्यूरोसिस अब मेरा स्टाइल है। समस्याओं की बजाय यह बस बदल जाता है। बदलाव की बस वह छोटी सी झलक। सेक्शन परफेक्ट लॉ, दुख और खुला दिल परिचय। जैसे जैसे अवेयरनेस का विस्तार होता है, कोई भी यूनिवर्स की भयानक लेकिन परफेक्ट कानूनी प्रकृति को देखना शुरू कर देता है, जहां दुख भी आध्यात्मिक विकास में एक सटीक रोल निभाता है। रैमडस इस इम्पर्सनल कॉस्मिक परफेक्शन को देखने और एक दयालु मानवीय हृदय के कच्चे असहनीय दर्द को महसूस करने के बीच के गहरे तनाव से जूझते हैं। रामदास बताते हैं कि कैसे सच्चे फेथ में दोनों दृष्टिकोणों को एक साथ रखना शामिल है। यह स्वीकार करना कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए, जबकि अभी भी दूसरों के दुख को कम करने के लिए दृढ़ता से काम करना। सेक्शन यूनिवर्स के साथ प्यार में पड़ना परिचय। रहस्यवादी कविता के पाठ के माध्यम से रामदास पीड़ित से लेकर हमलावर तक क्रिएशन के सभी पहलुओं के साथ आइडेंटिफाई करने के एक्सपीरियंस को व्यक्त करते हैं। कॉन्शियसनेस की यह स्टेट ईगो की सीमाओं को दूर करती है, सभी चीजों के उत्कृष्ट कानूनी अंतर संबंध को प्रकट करती है, जिसे अक्सर ताओ कहा जाता है। रैमडस कहते हैं, लेकिन मुझ में जो एक चीज बदली है, और यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हार्वर्ड के अपने सहयोगी को बताना मेरे लिए मुश्किल होता, वह यह है कि मुझे इस यूनिवर्स से प्यार होने लगा है और इसके बारे में बात करना मुश्किल है। मैं आपको दो कविताएं पढ़कर सुनाता हूं। यह पहली कविता थिच नाहत हान नाम के एक बौद्ध भिक्षु की है। बहुत ही सुंदर भिक्षु। मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा। मैं एक तालाब के साफ पानी में खुशी से तैरता हुआ एक मेंढक हूं। मैं वह घास का सांप भी हूं जो खामोशी से पास आकर उस मेंढक को खाता है। मैं युगांडा का वह बच्चा हूं जो सिर्फ चमड़ी और हड्डियां है, जिसके पैर बांस की छड़ियों की तरह पतले हैं। मैं युगांडा को घातक हथियार बेचने वाला हथियारों का व्यापारी भी हूं। मैं एक छोटी नाव पर सवार 12 साल की वह शरणार्थी लड़की हूं जो एक समुद्री डाकू द्वारा बलात्कार किए जाने के बाद खुद को समुद्र में फेंक देती है। मैं वह डाकू भी हूं जिसका दिल अभी देखने और प्यार करने के काबिल नहीं है। मेरी खुशी वसंत की तरह है, इतनी गर्म कि यह जीवन के हर क्षेत्र में फूल खिला देती है। मेरा दर्द आंसुओं की नदी की तरह है, इतना भरा हुआ कि यह चारों महासागरों को भर देता है। कृपया मुझे मेरे सही नामों से पुकारें ताकि मैं एक ही समय में अपनी सभी चीखें और अपनी हंसी सुन सकूं, ताकि मैं देख सकूं कि मेरी खुशी और मेरा दर्द दोनों एक ही हैं। कृपया मुझे मेरे सही नामों से पुकारें ताकि मैं जाग सकूं, ताकि मेरे दिल का दरवाजा खुला रहे, करुणा का दरवाजा, मेरे सभी नाम। प्यार की गुणवत्ता की कोई सीमा नहीं होती। प्यार में कोई दूसरा नहीं होता। एक लेवल पर हम हैं और गहरे लेवल पर केवल मैं हूं। हम प्यार में विलीन हो गए हैं। मुझे मेरे सच्चे नामों से पुकारें
दूसरा उदाहरण अभी भी ड्युअलिज्म में है, लेकिन यह बिल्कुल किनारे पर है। यह कवि कबीर का एक उदाहरण है। जिस दिन से मैं अपने भगवान से मिला हूं, हमारे प्यार के इस खेल का कोई अंत नहीं हुआ है। मैं खुली आंखों से देखता हूं और मुस्कुराता हूं और हर जगह उनकी सुंदरता को निहारता हूं। मैं उनका नाम लेता हूं और जो कुछ भी मैं देखता हूं, वह मुझे उनकी याद दिलाता है। मैं जो कुछ भी करता हूं, वह उनकी पूजा बन जाता है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं उनके चारों ओर घूमता हूं। मैं जो कुछ भी हासिल करता हूं, वह उनकी सेवा है। जब मैं लेटता हूं, तो मैं उनके चरणों में दंडवत होता हूं। चाहे मैं उठूं या बैठूं, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उनके संगीत की लय अब मेरे कानों में बजती है। अवेयरनेस की उन स्टेट्स में जहां आप देखते हैं कि वह एक है, कोई सीमाएं नहीं है, वहां कोई सेपरेटनेस नहीं है। और फिर जैसे जैसे वह एक अलग अलग रूप में फॉर्म में आना शुरू करता है, तो जब आप वहां से देखते हैं, तो आप इसके द्वारा लिए गए इन अलग अलग फॉर्म्स को विस्मय और आश्चर्य के भाव के साथ देखते हैं। जब आप उस बिंदु से देखते हैं जिसे फॉर्म और निराकार के बीच कहा जाता है, बिल्कुल किनारे पर, और आप नीचे फॉर्म की ओर या बाहर फॉर्म की ओर या ऊपर फॉर्म की ओर देखते हैं, मैं नहीं, कोई दिशा नहीं है। आप फॉर्म को देखते हैं। आप फॉर्म की पूर्ण भयानक सुंदरता को देखते हैं। और आप देखते हैं, जैसा कि प्लेटो इसके बारे में बात करते हैं, वह कानून जिसकी आप तारीफ करते हैं, जिसे आप अक्सर भगवान कहते हैं, वह बस कानून में मौजूद सभी फॉर्म है। यह सब कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है। इसे चीनी भाषा में ताओ कहा जाता है, चीजों का तरीका। यह वह तरीका है जिसमें सभी फॉर्म्स अन्य सभी फॉर्म से जुड़े होते हैं। और आप देखते हैं और आप पाते हैं कि यह परफेक्ट है। आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोलॉजी या साइकोलॉजी या संगीत में या जहां भी देखें, आप ये देखना शुरू करते हैं कि फॉर्म्स कानूनी तरीकों से अन्य सभी फॉर्म्स से जुड़े हुए हैं। जब आप क्वार्क्स और उस तरह की चीजों तक पहुंचते हैं, तो यह दिलचस्प हो जाता है। लेकिन उससे ऊपर की हर चीज काफी कानूनी लगती है। और एक दिलचस्प शब्द है, जब आप उस तरीके को देखते हैं जिसमें वे सभी चीजें कानूनी रूप से जुड़ी हुई हैं, आप कहते हैं कि यह परफेक्ट है। भारत में मेरे गुरु मुझसे कहा करते थे, रामदास, क्या आप नहीं देखते कि यह सब परफेक्ट है? मैं कहता, परफेक्ट? परफेक्ट? बांग्लादेश का क्या? अफ्रीका का क्या? अत्याचार का क्या? हिंसा का क्या? लालच का क्या? ओह, क्या आप नहीं देखते कि यह सब परफेक्ट है? क्या आप चीजों के तरीके को देखने के लिए एक पल के लिए अपनी इंसानियत से पीछे नहीं हट सकते? क्या आप वह तरीका नहीं देख सकते जिससे यह सब कानूनी रूप से सामने आ रहा है? सवाल यह है कि क्या आप जो देख रहे हैं, उसे देखने की आप में हिम्मत है? या क्या ऐसा लगता है कि यह आपकी इंसानियत को छीन लेता है? क्योंकि जब आप देखते हैं और आप कहते हैं कि यह सब परफेक्ट है, तो समस्या यह है कि यह बहुत इम्पर्सनल है। कोई आपके सामने गिर जाता है और आप कहते हैं, कर्म, देखिए, इसमें कोई गर्माहट नहीं है। सेक्शन, नर्क में दिल को खुला रखना परिचय। दुनिया की विशाल भयावहता का सामना करते हुए स्वाभाविक प्रवृत्ति दिल को बौद्धिक तर्कों के कवच से ढंकने की होती है। हालांकि सच्ची करुणा यह मांग करती है कि हम दर्द के लिए खुले रहें, दुख को कम करने के लिए काम करें, जैसे कि एड्स के मरीज का, जबकि एक ही समय में सोल के कठिन करिकुलम पर भरोसा करें। रामदास कहते हैं, लेकिन अगर आप अपने मानवीय हृदय में उतरते हैं, तो दर्द असहनीय होता है, क्योंकि हर जगह इतना दुख है। और आप देखते हैं कि वहां बलात्कार है, और वहां बाल यौन शोषण है, और वहां इकोलॉजिकल असंवेदनशीलता है, और वहां अत्याचार है, और वहां आतंकवाद है, और वहां पहले कौन सा है? बेघरों को भूखा मारना। वह ये कौन है? आपका दिल पहले कहाँ जाता है? और ज्यादातर लोग जो करते हैं, वह यह है कि वे अपने दिल को बंद कर लेते हैं और भारी मात्रा में दुख से बचाने के लिए उस पर कवच चढ़ा लेते हैं। वे इसे अपने माइंड से, विचारों के एक जाल या एक आवरण से कवच पहनाते हैं, जो दिल की रक्षा करता है, ताकि वे दुख की विशालता से आहत और अभिभूत न हों। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपके बच्चे को चोट लगती है,
तो आप कुछ भी दे देते हैं। और दिल की खूबी यह है कि दिल की कोई सीमा नहीं होती। मेरा दिल आपके लिए पसीजता है, ये एक्सप्रेशन है। दिल देगा। दिल सीमाएं नहीं जानता, माइंड सीमाएं जानता है। दिल कहता है, लो मेरी गाड़ी ले लो, मेरा अपार्टमेंट ले लो, कुछ भी ले लो। और माइंड कह रहा है, अब 1 मिनट रुको, थोड़ा रीजनेबल बनो। और हमारे भीतर एक दिलचस्प संवाद चलता रहता है। और इसलिए यह कवच न केवल हमारे दिलों को बाहर के दुख की मात्रा से बचाता है, बल्कि यह हमारे सेपरेटनेस को हमारे दिल से बचाता है, जो हमारे सेपरेटनेस को पूरी तरह से त्याग देगा। ये सब कुछ दे देगा, सब कुछ दे देगा। और इसलिए दिलचस्प सवाल यह है कि आप नर्क में अपना दिल खुला कैसे रखते हैं? और दुनिया से प्यार करने का क्या मतलब है? और एक्शन में इसका क्या मतलब है? आप क्या करते हैं? जवाब फिर से उसी कथन में निहित है। कम से कम वह जवाब जो मैंने अब तक पाया है, कि खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं है, कि अगर आप केवल अपनी इंसानियत में खड़े होते हैं, तो यह असहनीय है। अगर आप परफेक्शन के क्षेत्र में खड़े होते हैं, तो यह इम्पर्सनल है। यदि आप उन दोनों को एक साथ चलाते हैं, तो यह उस चीज की जड़ है जिसे मैं सच्ची करुणा मानता हूं। ये कुछ ऐसा है जहां अय्यूब के विपरीत, जो किसी बिंदु पर भगवान से सवाल करता है, आप वही करते हैं जो आप करते हैं, क्योंकि आपका मानवीय दिल दुखता है। और आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, उनके दुख को कम करने के लिए आप जो कर सकते हैं, वह करना चाहते हैं। और उसी पल आपके अंदर जरा सी भी झिझक नहीं होती कि यह सब वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसे ही फेथ कहा जाता है। एक लेवल से तब तक, जब तक कि यह वही न बन जाए जो आप हैं। मेरा मतलब है, मुझे इस बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है कि मैं मुट्ठी बना सकता हूं। मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं बस एक मुट्ठी बना रहा हूं। उस लेवल पर जहां यह रियल हो जाता है, इस अर्थ में कि आपने इसे समझ लिया है, या आप वह बन गए हैं, या आप उसके साथ एक हो गए हैं। एकता का वह एहसास और फॉर्म का परफेक्शन। उस बिंदु पर कोई झिझक नहीं होती, कोई झिझक नहीं होती। मैं अब एड्स के मरीजों के साथ काम करता हूं। मैं एड्स के मरीजों के साथ बहुत काम करता हूं। और एक साथी मुझे बुलाता है, और उसे अभी पता चला है कि उसे एड्स है, और वह कानून का छात्र था, और उसकी सारी योजनाएं अब गलत हो गई हैं, और उसका पूरा जीवन बदल गया है, और वह डरा हुआ है। और मेरा दिल, मेरा मानवीय दिल उसके साथ रोता है। और इसलिए वह सुनता है कि एक साथी मानवीय दिल है जो उसके साथ सहानुभूति रख रहा है। उसी पल, हाँ, मेरा एक और हिस्सा है जो बस यूनिवर्स को वैसे ही देख रहा है जैसा वह है, और कह रहा है, हाँ, और यह भी, और यह भी। अब उसके पास एक नया करिकुलम है। यह उसकी सोल के लिए भारी काम है। वह जागृति के संदर्भ में नया काम करने जा रहा है। क्योंकि जब आप व्यक्तियों को सोल या अवेयरनेस या आध्यात्मिक खालीपन के लेवल से देखते हैं, तो आप पूरे पृथ्वी के प्लेन और पूरी पर्सनैलिटी और सभी शारीरिक चीजों और मृत्यु और बीमारी और रोग और उस सब को देखते हैं। आप इस सब को सोल के करिकुलम के रूप में देखते हैं। जब आप इसे पर्सनैलिटी के नजरिए से देखते हैं, तो यह भयानक होता है, और यह बहुत अनुचित लगता है, और दुख बहुत क्रूर लगता है। और आपके लिए यह वाक्य सुनना कि दुख कृपा है, ऐसा नहीं है कि आप इसे मांगेंगे, बल्कि यह कि जब यह आपके रास्ते में आता है, तो आप इसके साथ काम करते हैं। आप जागने की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के हिस्से के रूप में इसके साथ काम करते हैं। क्योंकि किसी के भी पीड़ित होने का एकमात्र कारण उनके माइंड का क्लिंगिंग है। भूखमरी केवल पीड़ा का एक निश्चित समूह है। तथ्य यह है कि जब आप भूखे होते हैं, तो आप दुख इसलिए झेलते हैं क्योंकि माइंड की सेपरेटनेस के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है। जब भारत के महान संत रमण महर्षि मर रहे थे और उनके भक्त रो रहे थे, भगवान भगवान हमें छोड़कर मत जाइए, हमें छोड़कर मत जाइए, तो उन्होंने कहा, मूर्ख मत बनो, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं बस अपना शरीर छोड़ रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपके पास अवेयरनेस का वो लेवल होता है, तो दुख का पूरा अर्थ बदल जाता है, और सारा दुख आपको बस यह दिखा रहा होता है कि आपका माइंड अभी भी कहाँ क्लिंगिंग कर रहा है।
सेक्शन गुरु की कृपा और बिना शर्त का प्यार परिचय। व्यक्तिगत रिश्ते अक्सर शर्तों वाले प्यार से विकृत हो जाते हैं, जहां स्नेह पूरी तरह से किसी दूसरे की उम्मीदों और जरूरतों को पूरा करने से जुड़ा होता है। रामदास इसकी तुलना भारत में एक गुरु से मिले गहरे, बिना शर्त के प्यार से करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत मांगों से पूरी तरह आजाद था, एक खराब माइक्रोबस, बिस्कुट की छिपी हुई इच्छा और टेलीपैथिक चेतावनियों से जुड़े हास्यपूर्ण और विनम्र किस्सों के माध्यम से रामदास दिखाते हैं कि कैसे एक आध्यात्मिक मास्टर छात्र को पूर्ण स्वीकृति में लपेटते हुए ईगो की अटैचमेंट को क्रूरता से उजागर करने के लिए साधारण पलों का उपयोग करता है। सेक्शन बिना शर्त के प्यार में गुरु के सबक परिचय। दूसरों को खुश करने के लिए प्रशिक्षित होकर बड़ा होना एक पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट बीइंग का सामना करने को गहराई से परिवर्तनकारी बनाता है। एक रुकी हुई गाड़ी से जुड़ी एक साधारण घटना चुपचाप जजमेंट से उबलते हुए ईगो और एक मास्टर की भेदने वाली अवेयरनेस के बीच के विशाल अंतर को उजागर करती है। रामदास कहते हैं, मैं हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेस मोइनेस, आयोवा में एक लेक्चर दे रहा था और मैं हॉल में आया और लोग कह रहे थे, रामदास रामदास, और मैं कह रहा था, हाँ हाँ। और मैं बहुत, मेरा मतलब है कि मैं वैसा ही हूं। मैं एक अच्छे इंसान की तरह हूं, और मैं एक अच्छे इंसान की तरह और विनम्र और वह सब कुछ बन रहा था जो आपको होना चाहिए। और मैं हॉल में गया और मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स में इनमें से एक माइक्रोफोन के लिए कहा है, ताकि मैं पालथी मारकर बैठ सकूं और माइक्रोफोन को ऊपर ला सकूं। क्योंकि अगर यह एक सीधा माइक्रोफोन स्टैंड है तो आप पूरी शाम इस तरह झुककर बिताते हैं। इसलिए मैं ऑडिटोरियम में गया और वहां एक सीधा माइक्रोफोन था और मैं मुस्कुरा रहा था, नमस्ते नमस्ते। और मैंने अचानक देखा वह क्या है, और हॉल का मैनेजमेंट करने वाली महिला ने कहा, खैर, हमारे पास बस यही एक माइक्रोफोन था। मैंने कहा, खैर, मैंने पहले ही ऑर्डर दिया था। और मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं पकड़ा गया। मैंने देखा कि इसने मुझे पकड़ लिया और मैं जोर से हंस पड़ा, क्योंकि मैंने जो देखा वह यह था कि मेरे गुरु एक माइक्रोफोन का भेष बदलकर यह कहने आए थे, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम ढोंगी पवित्र इंसान। और इसलिए जब आप हाई होना चाहते हैं तो हर वह चीज जो आपको नीचे लाती है एक सिरदर्द बन जाती है। जब आप आजाद होना चाहते हैं तो हर वह चीज जो आपको नीचे लाती है आपको वह जगह दिखा रही होती है जहां आप नीचे गिराए जाने के काबिल हैं। अगर आप भाषा के इस भोंडेपन को माफ करें, यह आपको दिखाएगा कि आप कहां अटके हुए हैं, और आप एक ही पल में इससे नफरत और प्यार दोनों करने लगते हैं। आप एक ही पल में इससे नफरत और प्यार दोनों करने लगते हैं। इसलिए जैसे जैसे आप निराकार को फॉर्म में आते हुए देखते हैं, उसकी सुंदरता और उसके विस्मयकारी स्वभाव को देखते हैं, आप फॉर्म से इतना प्यार करने लगते हैं। यह सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये है। और आप किसी को देखते हैं, यहां तक कि किसी ऐसे इंसान को भी जो वास्तव में काफी अप्रिय है, और आप उनकी अप्रियता के कानून को सामने आते हुए देखते हैं। और आपको शायद उनके काम पसंद ना आए, लेकिन आप अभी भी उस इंसान के लिए सामने आ रहे कानून की प्रकृति की पूर्ण सुंदरता को समझते हैं, और आप उनके लिए इस तरह के प्यार का एक्सपीरियंस करते हैं। आप कर नहीं सकते। आप मैं खुद को उलझन में पाता हूं, और मेरे अक्सर उलझन में रहने का कारण यह है कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उस चीज की मौजूदगी में बड़ा हुआ जिसे आप शर्तों वाला प्यार कह सकते हैं। यानी मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो कुछ चीजें चाहते थे। मेरा मतलब है, भले ही वह सिर्फ इतना हो कि मेरे माता पिता मुझे एक अच्छा बेटा या एक अच्छा लड़का बनाना चाहते थे। जो कुछ भी था, किसी को कुछ चाहिए था, और जिस पल कोई कुछ चाहता है तो वे सबसे सूक्ष्म तरीके से एक शर्तों वाले प्रेमी बन जाते हैं। क्योंकि जब आप वैसे नहीं होते जैसा वे चाहते हैं या जिसकी उन्हें जरूरत होती है, तो वे थोड़ा सा बंद हो जाते हैं। और आपको इसका एहसास हो जाता है। जब आप एक खास तरह के होते हैं तो माहौल थोड़ा ठंडा हो जाता है, और जब आप किसी दूसरे तरह के होते हैं तो माहौल में थोड़ी अधिक गर्माहट आ जाती है। और इसलिए आप सीखते हैं
कि किसी खास तरह से कैसे रहना है, और इसी तरह से हम भावनात्मक रूप से प्रशिक्षित होते हैं, है ना? खैर, मैं यह मानकर बड़ा हुआ कि हर कोई मुझसे कुछ चाहता था। बेटा, नमस्ते, ये हो सकता है। और मैंने सीखा कि वह कैसे बनना है जो दूसरे लोग मुझे बनाना चाहते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब मैं भारत गया और अपने गुरु, अपने आध्यात्मिक शिक्षक से मिला, तो उन्होंने मुझे दिखाया कि ये किसी ऐसे इंसान से मिलने जैसा था जो इतना आत्मसंतुष्ट था, अगर आप चाहें तो कह सकते हैं, या उस जरूरत से इतना आजाद था कि उन्हें वास्तव में कोई परवाह नहीं थी कि मैं क्या था। मैं आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं जो मैंने पहले भी सुनाई हैं, लेकिन वे आपको दिखाती हैं कि वह रिश्ता कैसा था। उनमें से एक, यह आप में से कुछ लोगों के लिए एक पुरानी जानी पहचानी कहानी है। मेरे पास एक वॉक्सवैगन माइक्रोबस थी और बस में हम शायद 11 या 12 लोग थे। एक दिन हम अपने गुरु से कुछ मील दूर एक छोटे से मंदिर में जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम उस दोपहर नहीं आ सकते। वापस आते समय बस केवल 3 सिलेंडर पर चल रही थी और वह पहाड़ी पर नहीं चढ़ पा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे। इसलिए मैंने कहा, क्या सब लोग बाहर निकलेंगे और धक्का लगाने में मदद करेंगे? बहुत खड़ी पहाड़ी थी, सब बाहर निकल गए, लेकिन 2 महिलाएं जो पीछे बैठकर बात कर रही थीं, और उन्होंने मुझे सुना, लेकिन उन्होंने मुझे नजरअंदाज कर दिया, और इसलिए हमने उन महिलाओं को अंदर बिठाकर पहाड़ी पर धक्का लगाया। और मैं सोच रहा था, उन्हें बाहर निकलकर धक्का लगाना चाहिए था। आप जानते हैं, वे सच में बाहर निकलकर धक्का लगा सकती थीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं एक सज्जन इंसान हूं। और लेकिन मैं अंदर ही अंदर मैं एक तरह से उबल रहा था। और हम वापस उस मंदिर में पहुंचे जहां मेरे गुरु थे, और हम अंदर गए। और जैसे ही हम अंदर गए, मेरे गुरु चिल्ला रहे थे, पूरे आंगन में चिल्ला रहे थे, फिर भी रामदास गुस्से में है, रामदास गुस्से में है। और सबने कहा, नहीं, वह बहुत बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। और उन्होंने कहा, नहीं, वह गुस्से में है क्योंकि वे महिलाएं बाहर निकलकर धक्का नहीं लगा रही थीं। ठीक है, तो यह एक उदाहरण था। ठीक है। सेक्शन, बिस्कुट और माइंड पढ़ने वाले गुरु परिचय। पवित्र परफेक्शन का दिखावा गहराई से जमी हुई इच्छाओं से आसानी से टूट जाता है, जैसा कि तब देखा गया जब एक कथित तपस्वी योगी क्रीम से भरे अंग्रेजी बिस्कुटों की लालसा करता है। यह एहसास कि गुरु सबसे शर्मनाक छिपे हुए विचारों को भी समझ लेते हैं और फिर भी पूर्ण प्यार देते हैं, सच्चे सेल्फ एक्सेप्टेंस की ओर एक गहरा बदलाव लाता है। रामदास कहते हैं, अब फिर एक जिसके बारे में मुझे लगता है कि मैंने 1968 में बी हियर नाउ में लिखा था। भारत में कई महीनों तक रहने और उपवास करने और योग करने के बाद मैं मैं एक योगी की तरह दिखता था। मैं सच में वैसा दिखता था। मेरी लंबी दाढ़ी और जटाएं थीं, और मेरे पास मनके थे, और मैंने एक पोशाक पहनी हुई थी और नंगे पैर था, और मेरी आंखों से रोशनी बरस रही थी और मेरे माथे से रोशनी निकल रही थी। और मैं ऐसा ही था इससे पहले कि मैं गिर जाता। और मुझे 4 महीने से मंदिर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई थी, और फिर मुझे अपना वीजा बढ़वाने के लिए दिल्ली जाना पड़ा, और इसलिए मैं नंगे पैर सड़कों पर चलते हुए नई दिल्ली गया। और मैं बस हवा में तैर रहा था, आप जानते हैं, सड़कों के बीच से। मैं इतना परे था कि मैं कुछ लिफाफे खरीदने के लिए एक स्टेशनरी की दुकान में गया, और उन्होंने मेरे पैसे नहीं लिए, क्योंकि मैं बहुत अधिक पवित्र था। और आप जानते हैं, भारत में वह काफी पवित्र माना जाता है। इसीलिए दोपहर के खाने का टाइम हुआ और मैं एक शाकाहारी रेस्टोरेंट में गया जो मेरी रोल के लिए उपयुक्त था, और मैं एक बूथ में बैठ गया। तो दीवार यहाँ थी और लोग यहाँ थे, और चूंकि मुझ में इतनी रोशनी थी और मैं अपने पूरे वजूद में इतना असाधारण दिख रहा था, और ऊपर से मैं एक पश्चिमी व्यक्ति था, इसीलिए लोग मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। और इसलिए मैंने एक योगी के लिए उपयुक्त खाने की, आप जानते हैं, एक उपयुक्त थाली ऑर्डर की। और जब आप एक योगी होते हैं तो आप एक खास तरीके से खाते हैं। आप इस तरह से खाते हैं जैसे कि आप उसे नहीं चाहते हैं, लेकिन आप खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे। और मैं काफी अच्छा कर रहा था। मेरा मतलब है,
वे स्पष्ट रूप से प्रभावित थे और मैं भी प्रभावित था। हम सब प्रभावित थे। और मिठाई आई और ये कुछ ऐसा था जिसमें 2 अंग्रेजी बिस्कुट थे और वे क्रीम से भरे बिस्कुट थे और वे योगी का खाना नहीं थे। और वे यह जानते थे और मैं यह जानता था। और आप जानते हैं, ये उस तरह की चीज है जिसके लिए एक योगी बस मना कर देगा, आप जानते हैं। लेकिन मेरे अंदर एक मोटा यहूदी किशोर था जो वे बिस्कुट चाहता था। इसमें कोई शक नहीं था। इसीलिए मैंने जादू में जब आप जादू करते हैं तो आप लोगों को एक हाथ की तरफ देखने पर मजबूर करते हैं और फिर आप दूसरे हाथ से कुछ करते हैं। मैं इस तरफ से पवित्र दिख रहा था और मैंने मिठाई को इस तरफ खिसकाया और फिर मैंने वहां कुछ किया और मैंने धीरे धीरे बिस्कुट को अपने मुंह में खिसका लिया ताकि मैं इन लोगों के सामने कोई पॉइंट न खोऊं। और उस रात मैं बस में चढ़ा और पहाड़ों पर वापस चला गया। रात की बस में 8 घंटे का सफर करके वापस और वहां पहुंचा और मैं अपने गुरु के लिए कुछ फल लाया और मैं अपने के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने अपना वीजा बनवा लिया था और मैं वापस आया और घुटनों के बल बैठ गया और मैंने अपना सिर नीचे किया और उन्होंने मेरे पीछे के बालों को पकड़ा और मुझे ऊपर खींचा और मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा, तुम्हें बिस्कुट कैसे लगे? इसीलिए तो एक दिन मैं उनके सामने बैठा था और मुझे यह एहसास होने लगा कि वे वास्तव में जानते थे कि मेरे माइंड में क्या था। आप जानते हैं, मैं इसे सीखने में थोड़ा धीमा था क्योंकि वे ऐसा करते आ रहे थे। और फिर वे वहीं मेरे ठीक सामने बैठकर दूसरे लोगों से बात कर रहे थे। वे ठीक यहाँ अपनी मेज पर थे और मैंने सोचा, खैर, अगर वे वो जानते हैं, ओह, वे वह जानते हैं। और अगर वे वह जानते हैं तो वे जानते हैं, ओह। और यह दरियाई घोड़े के बारे में न सोचने की कोशिश करने जैसा है। आप जानते हैं, अचानक वे सभी चीजें जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले। मेरा माइंड उन चीजों से भरा हुआ था। वे चीजें जो आप खुद भी नहीं जानना चाहते कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप जानते हैं। और मैं पूरा लाल हो गया और मैं उनकी तरफ नहीं देख सका। और जब मैंने अंततः अपनी उंगलियों के बीच से उनकी तरफ देखा तो वे मुझे बिल्कुल पास से नीचे देख रहे थे और वे मुझे इतने पूर्ण प्यार के साथ देख रहे थे। और उस पल मैंने सोचा, यह कैसी कृपा होगी अगर मैं कभी उस तरह का इंसान बन सकूं जो लोगों से बस वैसे ही प्यार कर सके जैसे वे हैं। क्योंकि उस पल जो हुआ वह यह था कि मेरे अंदर कुछ क्लिक हुआ जिसमें मैंने खुद को बस वैसा ही रहने देना शुरू कर दिया, बस खुद को होने देना। और वहां एक छोटा सा कांटा था जो कभी, वह हमेशा यह था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं पवित्र हो जाऊंगा जब मैं उन चीजों से छुटकारा पालूंगा। और अचानक यह हो गया, मैं जो हूं वही हूं और यह ठीक है। सेक्शन, सच्ची करुणा और सुलह की कला परिचय। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, अपने स्नेह के ऑब्जेक्ट पर अधिकार करने की अत्यधिक इच्छा धीरे धीरे हर बीइंग में प्रियतम की सराहना करने की क्षमता में बदल जाती है। दूसरों की सेवा एक नैतिक दायित्व से इस सार्वभौमिक प्यार के एक आनंदमय एक्सप्रेशन में विकसित होती है जो मदर टेरेसा और गांधी जैसी हस्तियों के समर्पण को गूंजती है। रामदास एक ट्रेन में एक एकिडो मास्टर की एक शक्तिशाली कहानी के साथ निष्कर्ष निकालते हैं जो यह दर्शाता है कि कैसे एक शांत, रिस्पॉन्सिव दिल मार्शल ताकत या धार्मिक क्रोध की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी ढंग से हिंसा को निरस्त कर सकता है और संघर्ष को सुलझा सकता है। सेक्शन, अधिकार किए बिना प्यार करना परिचय। आदतन रोमांटिक आवेग किसी ऐसे इंसान को पकड़ने और उस पर अधिकार करने का होता है जो गहरे प्यार की भावनाओं को ट्रिगर करता है। आध्यात्मिक परिपक्वता प्रेमियों को इकट्ठा करने की इस आदत को तोड़ने की मांग करती है। इसके बजाय हर गुजरते अजनबी में प्रियतम के साझा सार को पहचानना और उसका सम्मान करना सीखती है। रामदास न कहते हैं, और वह इच्छा कि ऐसा हो, मैं इसे शुरू होता हुआ महसूस कर सकता हूं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं दूसरे इंसानों को जज करने के बजाय उनकी सराहना करने लगा हूं। जज करना हमेशा आपके अपने सेपरेटनेस के एहसास से आता है और आप हमेशा लोगों को बेहतर, बदतर, लंबे, छोटे, मोटे, पतले,
अमीर कुछ न कुछ के रूप में जज कर रहे होते हैं। माइंड से हर समय हर तरह के कंटिन्यूअम्स निकलते रहते हैं। दूसरी खूबी बस प्रकट हो रहे इन सभी फॉर्म्स की उत्कृष्टता की सराहना करना है और सामने आ रहे कानून की और स्पिरिट के अपने सेपरेटनेस से जागकर पूर्णता में जाने के इरादे की सराहना करना है और बस फॉर्म्स की भव्यता की सराहना करना है। मेरे लिए कठिनाई और उलझन इस बात में थी कि मैं जिस तरह से मेरा पालन पोषण हुआ था उसके कारण मुझे किसी दूसरे इंसान से प्यार करने की एक भूखमरी या एक भूख महसूस होती थी और मुझे लगता था कि जब मैं प्यार में होता था, जब मैं इसका एक्सपीरियंस करता था, तो मैं तुरंत उस प्रियतम पर अधिकार जमाना चाहता था। यह एक बहुत ही आम बात है। जैसा कि आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आप जा रहे हैं और अचानक एक उद्दीपन सामने आता है, जो आपके दिल के कवच को खोल देता है, अलग कर देता है और आप एक्सपीरियंस करते हैं। आप कहते हैं, मैं प्यार में हूं, फिर आप जो जोड़ते हैं वह है, मुझे आपसे प्यार है। अब आप एक मेथड हैं। इसे दूसरे तरीके से कहें तो आप वह उद्दीपन हैं जो मेरे अंदर उस तंत्र को मुक्त करता है जो मुझे प्यार में रहने की अनुमति देता है। लेकिन मैं प्यार की स्टेट को वहां पहुंचने के अपने मेथड के साथ आइडेंटिफाई कर लेता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे आपसे प्यार है। जब जिस पल मैं कहता हूं, मुझे आपसे प्यार है, तो क्योंकि प्यार में होना बहुत अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं। आप मंगलवार की शाम को कहाँ होने वाले हैं और आप शुक्रवार की शाम को कहाँ होने वाले हैं और आप मेरी बाकी की जिंदगी के लिए कहाँ होने वाले हैं, क्योंकि आप मेरे अंदर की उस जगह से मेरा कनेक्शन है जहां मैं प्यार हूं और मैं आपके बिना वहां नहीं पहुंच सकता। और अगर मेरे पास प्यार करने के लिए वह इंसान न हो तो मैं खुद को बंद महसूस करता हूं। लेकिन अब कल्पना करें कि आपकी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के दौरान, आपके जागरण के दौरान, जागरण के इस प्राकृतिक विकास के दौरान माइंड शांत होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे माइंड शांत होता है, पर्दे थोड़े और पतले हो जाते हैं, वे थोड़े और पारदर्शी हो जाते हैं और आप अधिक से अधिक अपने दिल में आने जाने लगते हैं। यह आपसे उतना कटा हुआ नहीं है और आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है कि आप उनके साथ प्यार में हैं और फिर आपकी पुरानी आदतें क्या कहती हैं। मैं इस एहसास को महसूस कर रहा हूं, मुझे इस पर अधिकार जताना चाहिए। तो आप कहते हैं, क्या आप मेरे साथ घोंसला बनाना चाहेंगे? और आप जाते हैं और एक साथ एक घोंसला तैयार करते हैं। आप टहनियां और पत्ते और पर्दे लाते हैं। आप एक सुंदर घोंसला बनाते हैं। आप एक साथ बहुत कड़ली होते हैं और फिर थोड़ी देर बाद आप कहते हैं, मुझे कुछ दही और बियर लेने के लिए दुकान पर जाना है। और आप चेकआउट काउंटर पर होते हैं और आप चेकआउट काउंटर पर खड़े इंसान की आंखों में देखते हैं और यह फिर से होता है। अब हमारा एक ऐसा समाज है जिसके बारे में कुछ नैतिक नियम हैं। क्या आप एक मेनाज अथवा के बारे में विचार कर रहे हैं? खैर, उस बिंदु पर आप क्या करते हैं? क्या आप उस भावना से इनकार करते हैं? क्या आप एक और को इकट्ठा करते हैं? यदि आप इसे छोड़ देते हैं और जब आप वापस आते हैं तो दूसरा घोंसले में होता है, तो आपके पास दोनों में से कोई भी नहीं होगा। और फिर आप आगे से क्या करने वाले हैं? क्या आप कभी किसी दूसरे इंसान की ओर नहीं देखेंगे? क्या होता है अगर यह फिर से होता है? एक समुदाय शुरू करने जा रहे हैं। क्या जरूरी था? और मुझे एहसास हुआ क्योंकि मैंने यह करना शुरू कर दिया था और फिर मैंने देखा कि जो होना है वह यह है कि मुझे प्रियतम को इकट्ठा करने की इन पुरानी आदतों से छुटकारा पाना होगा। मुझे प्रियतम को इकट्ठा किए बिना उसकी सराहना करने के काबिल होना चाहिए, क्योंकि मुझे एहसास है कि मेरे पास प्रेमियों की कमी नहीं होने वाली है। शारीरिक अर्थों में प्रेमियों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी दूसरे बीइंग के साथ समान स्पेस साझा करने वाले प्रेमियों की बात कर रहा हूं, जो वास्तव में भौतिक जगह से परे है और सड़क पर चलते हुए किसी को देखना और हमारी आंखें मिलना मेरे लिए अभी भी बहुत अजीब है। और उस पल वह झिलमिलाहट बस लगभग उसी तरह होती है। वे इस बात से शुरू करते हैं, आप क्या चाहते हैं? और फिर जब आप कुछ नहीं चाहते हैं, तो उनमें से कुछ फिर से झिलमिलाते हैं
और अचानक आप वहां होते हैं। बस एक पल लगा और आप वहां एक साथ प्यार में हैं। और आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं? क्या हमें कॉफी पीनी चाहिए? मुझे अपना नंबर दे दो अगर मुझे बाद में जरूरत पड़े। खैर, अंततः आप बस जाने देते हैं और आप बस खुद को हर उस इंसान में अधिक से अधिक प्रियतम को देखने की अनुमति देते हैं जिसे आप देखते हैं। सेक्शन ट्रेन में एकिडो मास्टर परिचय। टोक्यो की एक ट्रेन में एक अस्थिर मुठभेड़, एक युवा मार्शल आर्टिस्ट की हमलावर पर बलपूर्वक हावी होने की इच्छा और एक बूढ़े व्यक्ति की निरस्त्र करने वाली सहानुभूति की क्षमता के बीच के स्पष्ट अंतर को दर्शाती है। बुजुर्ग सज्जन सहजता से पियक्कड़ मजदूर के क्रोध को सच्ची आनंदमय रुचि के माध्यम से बेअसर कर देते हैं, जो सुलह की सच्ची कला को प्रकट करता है। रामदास कहते हैं, जैसे जैसे आप कॉन्शसनेस के इन प्लेन्स को विकसित करते हैं, जहां आप प्रियतम को देखते हैं, जहां आप अपनी खुद की इच्छाओं और जरूरतों के साथ इतने आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं कि आप केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों के प्रोजेक्शन को देख सकें, ताकि आप प्रियतम को देख सकें, आपका एक्शन अपने आप बदल जाता है। क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। आप इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आप नहीं चाहते कि वे दुख झेलें, और वास्तव में उनका दुख दूर करना आपके लिए खुशी का काम बन जाता है। ये मदर टेरेसा की तरह है, जो कोलकाता की सड़कों पर कोड़ियों को उठाती हैं और वे उन्हें ईसा मसीह के दुखद भेस के रूप में देखती है। यह उनका प्रियतम है, वह ऐसा कर रही हैं। और यह दिलचस्प है कि गांधी जी की एक पंक्ति कैसे है। उन्होंने कहा था, भगवान पूरी तरह से आत्मसमर्पण से कम कुछ नहीं मांगता, उस एकमात्र असली आजादी की कीमत के रूप में जिसे पाना सार्थक है। जब कोई इंसान इस तरह से खुद को खो देता है, तो वह तुरंत खुद को उन सभी की सेवा में पाता है जो जीवित हैं। यह उसकी खुशी और मनोरंजन बन जाता है। वह एक नया इंसान होता है जो भगवान की क्रिएशन की सेवा में खुद को खर्च करने से कभी नहीं थकता। ये दिलचस्प है कि उस बिंदु पर दुनिया में दुख को कम करने के लिए आप जो काम करते हैं, वह प्यार करने का एक फॉर्म या किसी दूसरे बीइंग के साथ प्यार में होने का एक फॉर्म बन जाता है। और उसके दो लेवल्स हैं। एक वह है जहां आप प्रियतम को खुद से एक अलग एंटिटी के रूप में देखते हैं, और अगला लेवल वह है जहां दुख आपका दुख है और आप दुख को ठीक उसी तरह से दूर कर रहे हैं जैसे आप अपने दूसरे हाथ को आग से बाहर निकालते हैं। और जब कोई आपको धन्यवाद कहता है, तो यह लगभग ऐसा लगता है जैसे वे आपको दूर कर रहे हैं, जितना आप हैं उससे अधिक दूर, क्योंकि आप एक धन्यवाद की दूरी पर नहीं थे, आप उस इंसान के अंदर थे। आपके व्यवहार की एक खूबी है जो बदल जाती है जैसे जैसे आप अपने अंदर अवेयरनेस के इन प्लेन्स को विकसित करते हैं, जिन्हें आध्यात्मिक या कॉन्शसनेस की बदली हुई स्टेट्स कहा जा सकता है। और जैसे जैसे आप उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करते हैं, आप न केवल अपने आसपास के यूनिवर्स की सराहना करने लगते हैं, जिसमें आपका अपना मानवीय हृदय और उसका दर्द भी शामिल है। और आप इस पैराडॉक्स के साथ जीते हैं कि दुख कृपा है, और उसी पल एक मानवीय दृष्टिकोण से दुख दर्द देता है, और मैं इसे कम करने के लिए जो कर सकता हूं वह करूंगा, आप सीखेंगे। उसी पल आप रिएक्टिव होने के बजाय रिस्पॉन्सिव होने लगते हैं। यानी जब आप अपने माइंड में खोए होते हैं, तो कोई कुछ करता है और एक आदत होती है जो रिएक्ट करती है। जिस पल अवेयरनेस या संभव होता है, एक उद्दीपन आपकी ओर आता है और यह समग्रता में शून्यता में चला जाता है। और उस गेस्टाल्ट या कुल स्थिति से बाहर एक उचित प्रतिक्रिया होती है, केवल उस उद्दीपन के प्रति रिएक्टिव नहीं, बल्कि कुल स्थिति के प्रति रिस्पॉन्सिव। मैं आपको एक कहानी पढ़कर सुनाता हूं, और मैं एक ब्रेक के करीब पहुंच रहा हूं। तो आप में से जिनके लिए यह बहुत अधिक हो गया है, आप कर सकते हैं। ये एक कहानी है जो सुनाई गई। यह मेरी सबसे हालिया किताब हाउ कैन आई हेल्प में है, जो मैंने पॉल गौरमन के साथ लिखी है। यह एक असाधारण रूप से अच्छी किताब है। यह कहानी मुझे एक दोस्त ने सुनाई थी जो एकिडो का एक मास्टर है। एक सुस्त वसंत की दोपहर में टोक्यो के उपनगरों से गुजरते हुए ट्रेन खड़खड़ा रही थी। हमारा डिब्बा अपेक्षाकृत खाली था।
कुछ गृहिणियां अपने बच्चों के साथ, कुछ बूढ़े लोग खरीदारी करने जा रहे थे। मैंने अनमने ढंग से नीरस घरों और धूल भरी झाड़ियों को देखा। एक स्टेशन पर दरवाजे खुले और अचानक एक हिंसक, नासमझ गालियां बकने वाले इंसान के चिल्लाने से दोपहर की शांति भंग हो गई। वह इंसान लड़खड़ाता हुआ हमारे डिब्बे में आया। उसने एक मजदूर के कपड़े पहने थे और वह बड़ा, नशे में धुत और गंदा था। चिल्लाते हुए उसने एक बच्चे को गोद में लिए हुए एक महिला पर वार किया। उस वार ने उसे एक बुजुर्ग जोड़े की गोद में घुमाकर फेंक दिया। यह एक चमत्कार था कि बच्चे को चोट नहीं आई। डरे हुए जोड़े ने छलांग लगाई और डिब्बे के दूसरे छोर की ओर भाग गए। मजदूर ने पीछे हट रही बूढ़ी औरत की पीठ पर लात मारने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गया क्योंकि वह सुरक्षित भाग गई थी। इससे वह पियक्कड़ इतना क्रोधित हो गया कि उसने डिब्बे के बीच में लगे धातु के खंभे को पकड़ लिया और उसे उखाड़ने की कोशिश की। मैं देख सकता था कि उसका एक हाथ कट गया था और खून बह रहा था। ट्रेन झटके से आगे बढ़ी। यात्री डर के मारे जमे हुए थे। मैं खड़ा हो गया। मैं तब युवा था, लगभग 20 साल पहले, और काफी अच्छे फॉर्म में था। मैं पिछले 3 सालों से लगभग हर दिन एकीडो की ट्रेनिंग में पूरे 8 घंटे लगा रहा था। मुझे फेंकना और हाथापाई करना पसंद था। मुझे लगता था कि मैं बहुत मजबूत हूं। परेशानी यह थी कि मेरे मार्शल कौशल का असल लड़ाई में परीक्षण नहीं किया गया था। एकीडो के छात्रों के रूप में हमें लड़ने की अनुमति नहीं थी। मेरे शिक्षक ने बार बार कहा था, एकीडो सुलह की कला है। जो कोई भी लड़ने का माइंड रखता है, उसने यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन तोड़ लिया है। यदि आप लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं। हमने अध्ययन किया कि संघर्ष को कैसे सुलझाया जाए, इसे कैसे शुरू किया जाए, यह नहीं। मैंने उनकी बातें सुनी। मैंने बहुत कोशिश की। मैं यहां तक कि उन गुंडों से बचने के लिए सड़क पार कर जाता था जो ट्रेन स्टेशनों के आसपास घूमते थे। मेरे धैर्य ने मुझे ऊंचा उठाया। मैंने अपने दिल में खुद को कठोर और पवित्र दोनों महसूस किया। हालांकि मैं एक बिल्कुल वैध अवसर चाहता था जहां मैं दोषियों को नष्ट करके निर्दोषों को बचा सकूं। यही वह मौका है। मैंने अपने पैरों पर खड़े होते हुए खुद से कहा, लोग खतरे में हैं। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद किसी को चोट लग जाएगी। मुझे खड़ा होता देख उस पियक्कड़ ने अपने गुस्से को केंद्रित करने का मौका पहचान लिया। आहा, वह दहाड़ा, एक विदेशी, तुम्हें जापानी तौर तरीकों में सबक की जरूरत है। मैंने सिर के ऊपर कंप्यूटर स्ट्रैप को हल्के से पकड़ रखा था और उसे नफरत और खारिज करने वाली धीमी नजरों से देखा। मैंने इस मूर्ख के टुकड़े टुकड़े करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे पहला कदम उठाना था। मैं उसे पागल करना चाहता था। इसलिए मैंने अपने होंठ सिकोड़े और उसे एक अपमानजनक चुंबन दिया। ठीक है, वह चिल्लाया, तुम्हें एक सबक मिलने वाला है। उसने मुंह पर झपटने के लिए खुद को तैयार किया। 1 सेकंड के 1 अंश पहले कि वह आगे बढ़ पाता, कोई चिल्लाया, अरे! यह कान फाड़ देने वाला था। मुझे इसकी अजीब तरह से खुशी भरी, झूमती हुई खूबी याद है, जैसे कि आप और आपका कोई दोस्त लगन से कुछ खोज रहे हों और वह अचानक उस पर ठोकर खा गया हो। अरे! मैं अपनी बाईं ओर घूमा, पियक्कड़ अपनी दाईं ओर घूमा। हम दोनों ने नीचे एक छोटे से जापानी बूढ़े आदमी को देखा। वह 70 के दशक में रहा होगा। यह छोटा सा सज्जन अपने किमोनो में बेदाग बैठा था। उसने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मजदूर पर खुशी से मुस्कुराया, जैसे उसके पास साझा करने के लिए कोई सबसे महत्वपूर्ण, सबसे स्वागत योग्य रहस्य हो। इधर आओ, बूढ़े आदमी ने आसान स्थानीय भाषा में कहा। इधर आओ और मुझसे बात करो। वह बड़ा आदमी ऐसे पीछे पीछे चला जैसे किसी धागे से बंधा हो। उसने आक्रामक रूप से बूढ़े सज्जन के सामने अपने पैर जमाए और खड़खड़ाते पहियों की आवाज के ऊपर दहाड़ा, मैं तुमसे बात क्यों करूं? उस पियक्कड़ की पीठ अब मेरी ओर थी। अगर उसकी कोहनी 1 मिलीमीटर भी हिलती तो मैं उसे वहीं गिरा देता। वह बूढ़ा आदमी मजदूर पर मुस्कुराता रहा। तुम क्या पी रहे हो? उसने अपनी आंखों में दिलचस्पी की चमक के साथ पूछा। मैं सेक पी रहा हूं,
मजदूर ने पलटकर चिल्लाते हुए कहा, और इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। थूक के छींटे बूढ़े आदमी पर पड़े। ओह, ये बहुत बढ़िया है, बूढ़े आदमी ने कहा। बिल्कुल बढ़िया। तुम देखो, मुझे भी सेक बहुत पसंद है। हर रात मैं और मेरी पत्नी, वह 76 साल की है, तुम्हें पता है, हम सेक की एक छोटी बोतल लेते हैं और हम बगीचे में जाते हैं और अपनी बेंच पर बैठते हैं और देखते हैं कि हमारा खुरमा का पेड़ कैसा कर रहा है। मेरे दादाजी ने वह खुरमे का पेड़ लगाया था और पिछली सर्दियों में बर्फीले तूफानों के बाद से हम इसके बारे में बहुत चिंतित थे। लेकिन तुम्हें पता है, अगर तुम मिट्टी की खराब प्रकृति पर विचार करो तो इसने तुम्हारी उम्मीद से कहीं बेहतर किया है। क्या तुम जानते हो कि बारिश होने पर भी हम अपनी सेक लेकर बाहर जाते हैं? उसने मजदूर की ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, क्योंकि वह बूढ़े आदमी की बातचीत को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। पियक्कड़ का चेहरा नरम पड़ने लगा। उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे खुल गईं। हाँ, उसने कहा, मुझे भी खुरमा बहुत पसंद है। उसकी आवाज धीमी हो गई। हाँ, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मुझे यकीन है कि तुम्हारी एक बहुत अच्छी पत्नी होगी। नहीं, मजदूर ने जवाब दिया, मेरी पत्नी मर गई। ट्रेन की गति के साथ बहुत धीरे से झूलते हुए वह बड़ा आदमी सिसकने लगा। मेरी कोई पत्नी नहीं है, मेरा कोई घर नहीं है, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती है। उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए। निराशा की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई। अब मेरी बारी थी, अपनी अच्छी तरह से साफ सुथरी युवा मासूमियत, मेरी दुनिया को लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाव वाली धार्मिकता में वहां खड़े होकर मुझे अचानक उससे ज्यादा गंदा महसूस हुआ। फिर ट्रेन मेरे स्टॉप पर आ गई। जैसे ही दरवाजे खुले, मैंने बूढ़े आदमी को सहानुभूति से चुचकारते हुए सुना। माई, माई, उसने कहा, यह एक कठिन समस्या है। यहां बैठो और मुझे इसके बारे में बताओ। मैंने एक आखिरी नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया। मजदूर सीट पर पसरा हुआ था। उसका सिर बूढ़े आदमी की गोद में था। वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके गंदे उलझे हुए बालों को सहला रहा था। जैसे ही ट्रेन दूर गई, मैं एक बेंच पर बैठ गया। जो मैं अपनी ताकत से करना चाहता था, वह प्यार से पूरा किया गया था। मैंने अभी अभी युद्ध में एकिडो देखा था। सेक्शन, वर्तमान पल में अवेकनिंग की यात्रा परिचय। पृथ्वी का अस्तित्व मूल रूप से माइंड को शांत करने और हार्ट माइंड को खोलने के लिए दैनिक एक्सपीरियंसेस का उपयोग करने की एक सतत प्रक्रिया है। सच्ची उपस्थिति में अवेयरनेस को अतीत और भविष्य की चिंताओं से दूर खींचना शामिल है, जिससे खुद को खुशी और दुख के ठीक केंद्र में शांति से बैठने की अनुमति मिलती है। रामदास कहते हैं, पृथ्वी पर हमारी यात्रा किस बारे में है? सबसे गहरे अर्थ में जो मैं समझ सकता हूं, यह जागृति की यात्रा है, जिसमें हमारे जीवन के सभी एक्सपीरियंसेस हमारी जागृति की चक्की के लिए अनाज हैं। और जागृति तब होती है जब माइंड शांत हो जाता है, जब अवेयरनेस अब प्रत्येक विचार द्वारा खींची नहीं जाती है। और जैसे जैसे विचार अवेयरनेस को कम पकड़ते हैं, हृदय के चारों ओर का पर्दा पतला होता जाता है और इंसान उस खूबी का एक्सपीरियंस करता है। वह हृदय भावनात्मक हृदय नहीं है और शारीरिक हृदय नहीं है, बल्कि वह हृदय है जिसे चीनी शिन कहते हैं, या हार्ट माइंड होना, किसी के बीइंग का वह सबसे गहरा हिस्सा जो अचानक उपलब्ध हो जाता है। कोई उसमें आराम करने लगता है और कोई न केवल अन्य लोगों की बल्कि स्वयं की भी सराहना करने लगता है और पृथ्वी पर हमारी यात्रा की सुंदर मार्मिकता की सराहना करता है। और फिर हम सामने आने वाले सभी एक्सपीरियंसेस को लेना शुरू कर सकते हैं और उन सभी का उपयोग खुद पर काम करने के लिए कर सकते हैं। और जो काम हम खुद में करते हैं, वह हर किसी के लिए हमारा उपहार बन जाता है, क्योंकि आप जितने स्पष्ट होते हैं, आपका दिल उतना ही खुला होता है। आप जितने शांत होते हैं, आप उतना ही एक ऐसा माहौल बन जाते हैं जिसके माध्यम से अन्य लोग आजाद हो सकते हैं, क्योंकि आपको उनसे किसी भी चीज की कम से कम जरूरत होती है और आप इसके साथ अधिक मौजूद होते हैं जैसे हम हैं। आप उस पल के साथ मौजूद होते हैं। जैसे ही वह शांति आती है, आप अपने माइंड के उन मॉडल्स में कम फंसते हैं
जिन्हें भविष्य की उम्मीदें होती हैं, जो आपके अतीत से क्लिंगिंग कर रहे होते हैं, और आप इस पल की पूर्णता के लिए अधिक खुले होते हैं। यह पल अतीत या भविष्य को नकारता नहीं है, लेकिन अगर आप अपने माइंड के काम करने के तरीके को देखते हैं, जब आप विचारों के साथ आइडेंटिफाइड होते हैं, तब भी जब आप अपना रात का खाना खा रहे होते हैं, आप अपनी मिठाई की योजना बना रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब आप अपनी मिठाई खा रहे होते हैं, तो आप अपनी शाम की योजना बना रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब आप अपनी शाम बिता रहे होते हैं, तो आप कल के बारे में चिंता कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं, तो आप पहले से ही अगले काम में होते हैं। अपनी अवेयरनेस को माइंड की टाइम बाइंडिंग प्रकृति से वापस खींचना आपको पूरी तरह से यहाँ होने की अनुमति देता है। पूरी तरह से यहाँ होने के लिए। क्या मैं खुश हूँ? हाँ, मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि ये वसंत है। मैं खुश हूँ क्योंकि लोगों के बच्चे हो रहे हैं जो उनके जीवन में खुशियां ला रहे हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि फूल खिल रहे हैं। मैं अनगिनत कारणों से खुश हूँ। क्या मैं दुखी हूँ? हाँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि हर 45 सेकंड में एक बच्चा भूख से बेवजह मर रहा है। मैं दुखी हूँ क्योंकि इंसानों के बीच एक दूसरे के प्रति और अन्य प्रजातियों के प्रति इतनी अमानवीयता है। मैं दुखी हूँ क्योंकि इतना डर है। इस पल में मैं खुश और दुखी दोनों हूँ। जब तक आप ध्रुवीयताओं की दुनिया में रहने की कोशिश करते हैं, खुश दुखी, अंधेरा रोशनी, सकारात्मक नकारात्मक, अच्छा बुरा, आप इस पल की समृद्धि का एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इस पल की समृद्धि वह है जो ठीक उन दोनों के पीछे मौजूद है।